ऑडियो वीडियो सही है? यस, all right, so good morning to all the face to face students and good morning to all my live streaming students. Okay, I think fast track students you guys have also joined. मैं fast track के लिए VOS करने वाली हूँ. VOS complete होने के बाद मैं लेने वाली हूँ VOS complete होगा, फिर fast track फिर से हम 2 दिन ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है? Yes. So please understand, dear students, for GST, if you all are my regular batch students, you should just know my GST lectures are already there on YouTube. Now, what lectures are already there on YouTube? You have POS, you have we have POS, then we have accounts to be maintained, we have TDS, we have TCS, प्लस एक रिवीजन मैंने ऑलरेडी ले लिया है चार्ज ऑफ जीएसटी का, जहाँ पे इको 95, यहाँ पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स है. ये लेक्चर ऑलरेडी है यूट्यूब पे. इसी लेक्चर में आरसीएम की 16 सर्विसेज कवर हो गई है. इसी लेक्चर में पेमेंट ऑफ टैक्सेस का भी एक सुपर क्विक रिवीजन है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. सो पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर हो चुका है. आज रिवीजन होने वाला है वैल्यू ऑफ सप्लाई का. यस, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का आज रिवीजन होगा. आज वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा. फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म करेंगे. कल हम टीओएस वीओएस के प्रॉब्लम्स ऐप पे सॉल्व करेंगे. ओके बेटा, आई हैव सेंड अ वॉइस नोट ऑन द टैक्सेशन ग्रुप, जस्ट वॉच, लिसन टू दैट. पेमेंट रिवीजन इज डन. दिस इज रिवीजन. लाइव फास्ट ट्रैक के लिए अलग होगा क्या? हाँ, अलग से होगा. फास्ट ट्रैक के लिए ये चैप्टर्स अलग से होंगे. यस, आपके लिए सिर्फ क्या चैप्टर्स नहीं अलग से होंगे? ये पीओएस, अकाउंट्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सेम है. क्यों? क्योंकि ये फास्ट ट्रैक में भी यही इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आपने भी ये पढ़े नहीं है पहले. फास्ट ट्रैक में क्या फास्ट होता है? जो चैप्टर्स आप पहले पढ़ चुके हो, ये आपने पढ़े ही नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़े, न्यू सिलेबस में है, तो इसीलिए ये रेगुलर क्लास वाले लेक्चर्स होंगे. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. रेडी एवरीबॉडी? यस, सो लेट्स स्टार्ट. वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कॉन्सेप्ट्स. थोड़े से अमेंडमेंट्स भी आए हैं. अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मेरा वो जीएसटी का अमेंडमेंट कवर हो चुका है, तो यूट्यूब पे मेरा जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर इज ऑलरेडी देयर. यस, सो आई ऑलरेडी हैव अ जीएसटी अमेंडमेंट लेक्चर. I already have a GST amendment lecture. I already have a income tax amendment lecture. Next week मैं solve करने वाली हूँ RTP. Next week मैं solve करने वाली हूँ RTP MCQ केस सिनेरियो बेस. तो एक सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का जो भी होगा मुझे MCQ के लिए लगेंगे, तो मैं MCQ सॉल्व करूंगी RTP के. यहाँ मैं इनकम टैक्स का भी सॉल्व कर दूंगी और जीएसटी का भी सॉल्व करूंगी, जैसा टाइम होगा. फिर अगले सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस RTP के सॉल्व करूंगी. अब MTP 1 भी आ ही जाएगा. मैम यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स होंगे त्रिशूल के, उसका शेड्यूल एसपीसी के चैनल पे डलवा दोगे आप? हाँ ठीक है, आई विल लेट यू नो. बट देयर इज ऑलरेडी अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मिशन 24 के लिए बच्चे हैं, तो वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये ऑलरेडी सब यूट्यूब पे है. नेक्स्ट होने वाला है RTP का MCQ, जो पूरा का पूरा अमेंडमेंट के बेसिस है. मे अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट होने वाला है RTP. सही है? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वैल्यू ऑफ सप्लाई में बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या है. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन. देयर इज अ लेक्चर मिशन, देयर इज अ टेलीग्राम चैनल ग्रुप विच सेज मिशन 24 विद पूजा मैम, एंड देन यू ज्वाइन इन हियर. आई विल बी अपडेटिंग यू अबाउट द शेड्यूल. एस टाइप का RTP, वहां पे मैंने पूछा है RTP चाहिए क्या या क्या. MTPs आ गए क्या? MTP की 1 सीरीज हुई है क्या? है ना, MTP आया है क्या? अभी आएगा. MTP 1 अभी आएगा ना. हाँ, तो विल डू MTP 1 ऑल्सो, विल डू MTP 2 ऑल्सो. ओके, चलो लेट्स गेट गोइंग. वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ध्यान से सुनेंगे. चलो ओके, एक शेड्यूल आपको दे दूं तो यू कैन प्लान. डन, आई विल गिव यू अ शेड्यूल. परफेक्ट, गुड इनफ, फेयर इनफ. आई विल गिव यू अ शेड्यूल सो वी कैन डू इट. ओके, अब सुनना, वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत ध्यान से. पहले मैं यहां पे लिख के दिखाती हूं आपको. क्या होता है, सामने देखना और मेरे लिखने में बहुत फर्क पड़ता है. तो पहले मैं लिखूंगी,
फिर आपको दिखाऊंगी रीड, क्यों मैं रीड करूंगी ना तो आप भी अच्छा हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा होता है। आई डोंट लाइक टू डू दैट वे। तो पहले मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेन मैपिंग बुक में अगर कुछ कंप्लीट नहीं होगा तो तब हम लिखेंगे या फोटो ले लेंगे। अब सब बच्चे फोकस करेंगे। लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट्स विथ सेक्शन 15। कौन सा सेक्शन है बेटा? ये सेक्शन 15 होता है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज बेसिकली सेक्शन 15। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में 3 सेक्शंस है, ध्यान से सुनना। कितने सेक्शंस है? 3। ओके, तो एक होता है सेक्शन 15(1), एक होता है सेक्शन 15(2) और फिर तीसरा होता है सेक्शन 15(3). वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन आता ही है तो इसलिए ध्यान देंगे। अब 15(1), 15(2) और 15(3) ये क्या बोलता है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस सेक्शन से। ओके, नाउ सेक्शन 15(1) टेल्स अस कि वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब A and B are entering into sale of goods, maybe the goods का सेल इज हैपनिंग एट 95,000, तो उनका ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे हुआ? 95,000, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी जो कैलकुलेट किया जाता है वो परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कब स्टार्टिंग पॉइंट होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इफ, okay, transaction value is a starting point if seller and buyer are unrelated persons. So seller और buyer related नहीं होने चाहिए, और seller और buyer के बीच में जो consideration है वो किसका consideration है? सिर्फ और सिर्फ goods का। किसका किसका consideration जो है वो money का होना चाहिए। मतलब कुछ exchange नहीं है, कुछ complicated नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे उसको, तभी हम वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। मान के चलो बायर और सेलर रिलेटेड है, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर नहीं करते, फिर वैल्यूएशन रूल्स करने पड़ते हैं। पता है क्या ये कब होता है? व्हेन यू सैटिस्फाई 2 कंडीशंस। नाउ व्हाट आर दीज 2 कंडीशंस? कि यार हम ट्रांजैक्शन पे भरोसा कब कर सकते हैं? जब सप्लायर एंड रेसिपिएंट मतलब A एंड B दे आर नॉट रिलेटेड। कब कर सकते बेटा? व्हेन A एंड B आर नॉट रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ए और बी क्या होने चाहिए? नॉट रिलेटेड होने चाहिए। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। एंड क्या है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो सिर्फ प्राइस जो है मनी वही है और कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये 2 कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बहुत बढ़िया, देन इट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट इफ कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड, क्या हो रहा है? अगर ये 2 कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, तब फिर आपको वैल्यूएशन रूल्स देखने पड़ेंगे। और ये वैल्यूएशन रूल्स हम कहाँ सीखते हैं? फाइनल में। अनफॉर्चुनेटली इस वैल्यूएशन रूल्स पे अमेंडमेंट्स जो आए वो उन्होंने अमेंडमेंट लेक्चर में कवर किए, अमेंडमेंट स्टैट्यूटरी अपडेट में किया। इस बार का जीएसटी का स्टैट्यूटरी अपडेट इज नॉट दैट ग्रेट। उन्होंने ना फाइनल वाले भी मतलब जो जो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आगे सारे ही डाल दिए। अब तुमको वैल्यूएशन रूल्स ही नहीं पढ़ा तो उसके अमेंडमेंट्स कैसे पढ़ाऊंगी? बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैंने थोड़े बेसिस पे कवर किया, उस पर सवाल तो नहीं आने चाहिए बट वो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर पे कवर कर दिया। जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर हो चुका है। तो if conditions are satisfied then these valuation rules you are going to study in final। बराबर है क्या? अब हम समझेंगे आगे की बात। आगे की बात क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है सेक्शन 15(2). ओके, अब कौन सा सेक्शन आता है? 15(2). अब फोकस करो सेक्शन 15(2) पे। नाउ व्हाट इज सेक्शन 15(2) से? 15(2) से इंसिडेंटल चार्जेस। ये सब किसके सेक्शन है? 15(2) सीजीएसटी एक्ट का है। अब 15(2) क्या बोलता है? इंसिडेंटल चार्जेस। बहुत ध्यान से सुनना, इस पे ये गिन चुनकर 10 एडजस्टमेंट है। ये लेक्चर कर लो एंड यू आर सॉर्टेड विथ योर क्वेश्चंस। ओके, नाउ पे अटेंशन। 15(2) में क्या होता है? 15(2) में बोला गया है कि आपके जो इंसिडेंटल चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस है, ये इंसिडेंटल चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, इसको भी कौन से चार्जेस को वैल्यू ऑफ सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करना है। ओके, तो पहला इसमें आते हैं टैक्सेस। अब जो टैक्सेस आते हैं उसका मुद्दा कैसे होता है? अगर जीएसटी वाला टैक्स है तो वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जीएसटी के टैक्स पे थोड़ी जीएसटी लगाएंगे। बट अगर जीएसटी को छोड़ के अदर टैक्सेस है, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस है, इवन इफ यू रिमेंबर टोबैको के ऊपर दोनों टैक्सेस लगते हैं। टोबैको के ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। तो जब एक्साइज लगता है तो पहले एक्साइज ऐड होता है, फिर
वैल्यू आती है और फिर उसके ऊपर हम जीएसटी लगाते। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 15(2) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेज, नाउ आई एम टेलिंग यू सेक्शन 15(2) जहां पे ये इंसिडेंटल और एडिशनल चार्जेस है वो कब कब ऐड करना है। नाउ ये जो टैक्सेस है, जीएसटी वाले टैक्स को क्रॉस कर दिया, ये ऐड नहीं होगा, अदर टैक्सेस ऐड होंगे। वैसे ही अगर टीसीएस है, हाल ही में टीसीएस पे भी सवाल पूछा गया था, हाल क्या करेंगे, पूछ घूम फिर के यही एडजस्टमेंट है, तो टीसीएस वाला जो टैक्स है वो ऐड नहीं करेंगे। इनकम टैक्स वाला टीसीएस हो, जीएसटी वाला टीसीएस हो, इसके ऊपर जीएसटी ऐड नहीं होगा। फिर टीसीएस के बाद बीच में केरला में बहुत भयंकर फ्लड हुआ था, तो केरला फ्लड सेस है, तो केरला फ्लड सेस है, तो इसको भी उन्होंने बोला है टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इस केरला फ्लड सेस जो है उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। तो केरला फ्लड सेस जो है उसको भी क्या करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो जीएसटी क्रॉस अदर टैक्सेस क्रॉस टीसीएस, सॉरी, जीएसटी क्रॉस अदर टैक्सेस टिक। अदर टैक्सेस में क्या आ सकता है क्वेश्चन में? एक्साइज आ सकता है, लोकल टैक्सेस आ सकते हैं, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। टीसीएस क्रॉस हो जाएगा, केरला फ्लड सेस भी क्रॉस हो गया। अब टैक्सेस हो गए, सबसे बाद अभी सबसे डिफिकल्ट आपको जो लगता है कभी कभी वो है सब्सिडी। अब सब्सिडी में क्या होता है, ध्यान से सुनना, सब्सिडी में 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब सब्सिडी क्या हो सकती है? पहले तो सब्सिडी डिफिकल्ट नहीं है, मैकेनिकली वो समझना आसान है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम आती है, और क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं बता भी दूंगी। अगर आप मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास सब्सिडी का मेरा वॉइस नोट है, वॉइस नोट के बेसिस पे भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे सब्सिडी 2 लोग दे सकते हैं, ओके। सब्सिडी कैन बी गवर्नमेंट एंड कैन बी नॉन गवर्नमेंट। तो सब्सिडी कैन बी गवर्नमेंट और इट कैन बी नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी इज नॉट एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। सो गवर्नमेंट वाली सब्सिडी है वो कभी भी नॉट एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। व्हेन आई से टीवी, टीवी का मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू। जब मैं टीवी बोल रही हूं मैं क्या इंडिकेट कर रही हूं, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू। तो सब्सिडी को कभी भी हम ऐड नहीं करेंगे। अगर यही सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट की है तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। क्या सब्सिडी इज लिंक्ड टू द प्राइस, ओके, इज सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस, सब्सिडी शुड बी लिंक्ड टू द प्राइस। और दूसरा होता है सब्सिडी इज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस। सब्सिडी इज नॉट लिंक टू द प्राइस, नॉट लिंक टू द सप्लाई। इसका क्या मतलब है समझाती हूँ। नॉट लिंक टू द प्राइस, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट लिंक टू सप्लाई। और यहाँ क्या है, सब्सिडी इज लिंक टू द प्राइस और इट इज लिंक टू सप्लाई। अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है एंड it is linked to supply, then this is added in taxable value, and if it is not linked to the supply, then this kind is not added in taxable value, then this is not added in टैक्सेबल वैल्यू। फिर इसको हम टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं करते। मतलब मैम है क्या, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। पहले मैं 15(2) एक्सप्लेन कर दूं क्या पूरा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से सब्सिडी समझाती हूँ, चलेगा? हाँ, अब देखो सब्सिडी के बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, अदर चार्जेस। सब्सिडी के बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अदर चार्जेस। अब इधर ना एक कॉमन सेंटेंस है जो आप हमेशा नोट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसको यूज कर सकते हो। अभी ये अदर चार्जेस वगैरह क्या होता है, एनीथिंग, देखो ये क्या बोलता है, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। व्हाट इज इट, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लायर। हु इज डूइंग दिस, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। वो क्यों कर रहा है, इन रिलेशन टू सप्लाई, दिस इज हैपनिंग इन रिलेशन टू सप्लाई एंड इट इज डन बी ऑन और बिफोर। कब हो रहा है ये, ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आपको डिलीवरी ऑफ द गुड्स या सर्विस देने से पहले कोई भी मैं एडिशनल काम करूं तो यहाँ ना मैं आपको पैकिंग करके दे सकती हूँ। अब मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का दुकान है, क्या मैं बोलूंगी हाँ हाँ आपके 100 शर्ट्स रेडी आके लेके जाओ, तो मैं आपको हाथ में ऐसे शर्ट दूंगी क्या? नहीं, मैं पैकिंग करके दूंगी। इज इट इन रिलेशन टू सप्लाई? यस। यार कभी कभी मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा, कभी कभी मुझे डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा, कभी कभी इंस्टॉलेशन जैसे मशीनरी का होता है वो करके देना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू डू इंश्योरेंस, मुझे फ्रेट आपके लिए करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, फिर आपको मैं बिल में चार्ज करूंगी। तो अदर चार्जेस इज एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। तो इसमें क्या क्या कवर होता है ये अदर चार्जेस में, यहाँ कवर होते हैं पैकिंग, फिर यहाँ कवर होता है कमीशन। तो इसमें क्या कवर होता है, पैकिंग, कमीशन, फिर कवर होता है वेमेंट चार्जेस, फिर क्या कवर होता है, वेमेंट चार्जेस। आपको पता है कभी कभी जैसे आप एक्सप्रेसवे पे जाते हो तो वहां पे इंडस्ट्रियल वजन काटा या ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, तो वहां पे ना बहुत हैवी जब गुड्स होता है ना तो हमारे पास वेइंग का कोई जरिया नहीं होता है, लेकिन रेसिपिएंट बोलता है मुझे बराबर वे करके ही देना मटीरियल, तो आप वहां जाते हो वेमेंट चार्जेस लेते हैं। तो आप ये सब बिलिंग में किसको ऐड करते हो, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जब आप बिलिंग करते हो, देखो मुद्दा क्या है, मैं रेसिपिएंट को जब बिलिंग करूंगी मैं बोलूंगी गुड्स,
1 लाख, फिर बोलूंगी पैकिंग 10,000, फिर बोलूंगी चार्जेस 15,000, फिर मैं बोलूंगी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फिर बोलूंगी डिजाइनिंग चार्जेस, ऐसे ऐसे करके मैं ऐड करती जाऊंगी। अब मुद्दा है, अकाउंटेंट बोलता है कि मैम मैं जो जीएसटी है वो गुड्स की चार्जेस पे लगाऊं या किस वैल्यू पे लगाऊं, उसका आंसर देता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द आंसर, किस वैल्यू पे जीएसटी लगाना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑन विच वी आर गोइंग टू लेवी जीएसटी। सो इट इज दैट वैल्यू ऑन विच आई एम गोइंग टू लेवी जीएसटी। तो पैकिंग भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा, पेमेंट चार्जेस आ जाएंगे, इंश्योरेंस आ जाएगा, फ्रेट आएगा अगर फ्रेट इज टू बी बोर्न बाय द फ्रेट, अगर इट इज बोर्न बाय द सप्लायर। कभी कभी ना आई विल टेल यू, जैसे बहुत फ्रेट जो है ना कभी कभी बायर को ही बोला जाता है इनकर करो, कुछ मशीनरीज है ना बेटा करोड़ ऑफ रुपीज में जाती है। I say I'm not taking the risk. I say I'll sell you the machinery, but you have to come to my factory and pick it up and go. ऐसे केस में लोग पता है क्या करते हैं, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा के लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कि मशीनरी का एक्सीडेंट हो गया तो यार 2-3 लाख की चीज नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है कि मैं गुड्स बेचूंगा, मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं दूंगा, तुम फैक्ट्री पे आना, तुम अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करो, तुम करो। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन बाय द रेसिपिएंट, देन आई विल नॉट एड इट इन द टैक्सेबल वैल्यू। व्हेन विल आई एड इट इन द टैक्सेबल वैल्यू? व्हेन द सप्लाई का ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द supplier. So anything done by the supplier, be it packing, it can be designing charges, you know, अलग से मैंने आपसे designing charges लिए, it can be installation charges. So all these charges जो है they are going to be added, and ये उसका logic है, anything done by the supplier on or before the supply should be added, has to be added. It can be even inspection charges, इसमें और भी charges हो सकते हैं, ये it can be inspection charges, इट कैन बी इंश्योरेंस, आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी करवाया, वेमेंट चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग चार्जेस एक्सेट्रा। ये एक्सेट्रा है, ये खत्म ही नहीं होने वाला, जो भी आपको करना पड़ता है इन रिलेशन टू सप्लाई ये ऐड होता है। अब इसमें एक ही पार्ट बचा, अब मुझे इसमें एक ही पार्ट बताना है आपको, फिर मैं डिस्काउंट थोड़ा थोड़ा पहले बताती हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आप पॉइंट्स लिख के लेना। सी आप कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ये जरूरी नहीं है, आप कितनी एडजस्टमेंट्स को समझते हो ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो 15.2 में क्या कवर हो रहा है। 15.2 में पहला मुद्दा जो कवर हुआ बेटा वो था टैक्सेस, कौन से टैक्सेस ऐड होंगे और कौन से टैक्सेस ऐड नहीं होंगे टू फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू। तो चलो मुझे बोलो कौन से टैक्सेस ऐड होंगे, फिनिश लर्निंग विथ मी ओनली। क्या जीएसटी ऐड होगा, अदर टैक्सेस ऐड होंगे, yes. क्या जीएसटी ऐड होगा, नहीं। अदर टैक्सेस ऐड होंगे, यस। क्या टीसीएस ऐड होगा, नहीं। टीसीएस क्वेश्चन में दिया तभी भी उसको ऐड मत करना, आप उसके ऊपर वैल्यू जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। यू नो टैक्सेबल वैल्यू इज जस्ट लाइक योर एनटीआई, किस वैल्यू पे टैक्स निकलना है, वैसे जस्ट लाइक दैट। अब देखो केरला फ्लड सेस भी ऐड नहीं होगा। अब आता है सब्सिडी। सब्सिडी में प्रॉब्लम आपका ये नहीं है, आपको कंफ्यूजन होता है कि ऑलरेडी लेस किया हुआ है कि लेस नहीं किया हुआ है, नेट है कि क्या है, वो मैं बताती हूँ। रियल लाइफ में सब्सिडी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि रियल लाइफ में आप क्लाइंट को पूछ सकते हो यार इसमें ये इंक्लूडेड है या नहीं है, तो वो कैसे टैकल करना है एग्जाम के व्यू पॉइंट से मैं बताऊंगी। अब गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो मैंने क्या बोला, बट अयो गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो मैंने क्या बोला, इट इज नॉट एडेड इन टीवी, तो इसको टैक्सेबल वैल्यू में हम ऐड नहीं करेंगे। अब दूसरा मुद्दा आता है ये किसका सब्सिडी, नॉन गवर्नमेंट का है, तो इट शुड बी लिंक टू द सप्लाई, तो इसको ऐड करेंगे, और लिंक टू द सप्लाई नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग बाय लिंकिंग इट टू सप्लाई, आई विल एक्सप्लेन यू इन 2 minutes विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब मुद्दा आता है अदर चार्जेस का। अदर चार्जेस में लॉजिक इज सिंपल, एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन relation to supply on or before delivery of G or S, तो इसमें आ जाते पैकिंग, कमीशन, पेमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, इंश्योरेंस, फ्रेट इफ इट इज टू बी इनकर्ड बाय द सप्लायर ओनली देन इट विल कम। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है जो आईसीआई की फेवरेट एडजस्टमेंट है। यहाँ ना जीएसटी के वैल्यू ऑफ सप्लाई में लगभग एवरी एडजस्टमेंट इज फेवरेट एडजस्टमेंट, क्योंकि है ही गिने चुनी 4 एडजस्टमेंट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए जब पेमेंट करते हैं हम जनरली, ओके देखो यहाँ पे एक होता है सप्लायर और फिर होता है एक रेसिपिएंट, एक होता है सप्लायर और एक होता है रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट जनरली मेक्स द पेमेंट टू द recipient generally makes the payment to the supplier, ये C1 है।
Sometimes this recipient makes the payment to a third party on behalf of the supplier. इसको बोला जाता है C2. अब किस वैल्यू पे लगेगा, तो इसकी जो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, इसका जो कंसिडरेशन होगा वो C1 प्लस C2 होगा. तो आई कैन गिव द कंसिडरेशन डायरेक्टली टू द सप्लायर. देखो मैं सप्लायर को पेमेंट करने वाली हूं, कभी कभी सप्लायर बोलता है नहीं 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 मुझे पेमेंट मत करना, एक काम करो तुम चेक. रेसिपिएंट बोलता है मैं चेक से ही देने वाला हूँ. मैं बोलती यार तू चेक देगा, वो क्लियर होगा, मेरे अकाउंट में जाएगा, फिर मैं चेक दूंगा, फिर वो क्लियरिंग होगा, फिर मुझे भी पार्टी को पैसा देना है. तो आई कैन टेल यू डोंट गिव मी द मनी टू मी, यू गिव, पहला जो एडवांस है डायरेक्टली मेरे सप्लायर को दे दो या मेरे बिहाफ पे किसी को दे दो. सो समटाइम्स देखो कंसिडरेशन जनरली रेसिपिएंट टू सप्लायर होता है. ओके जनरली कंसिडरेशन कौन देता है, रेसिपिएंट टू सप्लायर. अब मैं आपको बोलती हूँ सिंपल सा एग्जांपल, आपका एक दोस्त है, आपने उसको लोन दिया है, वो दोस्त बोलता है यार तू ये अभी लोन, अब तुम उसको बोलते यार लोन रीपे मत करना, मेरे भी क्लासेस स्टार्ट हो रहे, तू मेरे बिहाफ पे जा और एसपीसी में पैसे भर के आ जा. So he didn't give the loan, he is not repaying the loan to you, he is making the payment to SPC on your behalf. तू उसको बोलता है यार जब अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली तूने बोला था ना तब दे देगा, तो एक काम कर तू ही जा और वहीं पे मेरे फीस पे कर क्या. सो डिड ही पे द मनी टू यू डायरेक्टली, इट डजंट मैटर whether the recipient pays the money directly to the supplier or recipient can pay this money on behalf of the supplier to a third party. दोनों कंसिडरेशन वैल्यू में ऐड किए जाएंगे, दोनों वैल्यू पे जीएसटी लेवी किया जाएगा, और दोनों वैल्यू पे क्या लेवी किया जाएगा, जीएसटी लेवी किया जाएगा. समझ में आ रहा है क्या. तो प्लीज अंडरस्टैंड यहां का जो कंसिडरेशन होगा इट विल बी C1 प्लस C2. समझ में आ गया क्या सबको. तो C1 प्लस C2 ये आपका कंसिडरेशन होगा, बराबर है. ये C1 प्लस C2 ये आपका क्या होगा, कंसिडरेशन होगा. हाँ मैं प्रेस्टीज पॉइंट से लेक्चर ले रही हूं. श्रेया गुजराती मैम प्लीज रिप्लाई, वी आर वेरी कंफ्यूज. व्हाट आर यू वेरी कंफ्यूज अबाउट. मैम प्लीज गाइड टू November 23 स्टूडेंट्स आर नोट्स ऑफ जीएसटी. ए श्रेया मैं तेरे को गायब कर यूट्यूब क्या तो कर रही है, कितने लेक्चर्स हो गए, अमेंडमेंट लेक्चर हो गया. मैम क्या नोट्स ऑफ जीएसटी आर एप्लीकेबल, हाउ दे विल बी एप्लीकेबल, देयर इज अ अमेंडमेंट लेक्चर, अमेंडमेंट लेक्चर इज ओवर, टेक आउट द नोट एंड अमेंडमेंट सामने रख के तू देख. जीएसटी के अमेंडमेंट्स ऐसे नहीं होते कि पूरा ही चेंज हो जाता है. ओके सो don't break my flow like this bit. I got confused, I got scared कि you got confused with some adjustment. Don't do like that. अभी मुद्दा पढ़ रही है ना, पढ़ ना बेटा फिर. हाँ हाँ अगर जीरो हो गई तो ये जीरो हो जाएगा. तो ठीक है ना, एक जीरो अमाउंट ले लेना तू, यू सब्स्टिट्यूट जीरो ओवर देयर, विल द आंसर चेंज देन. हाँ ओके ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो. ओके ध्यान से सुनेंगे. Shreya, is your query understood? You disturbed my flow which was going on so well. And I really thought you got confused with the concept. तो श्रेया नोट्स बिल्कुल वैलिड है, सिर्फ अमेंडमेंट की प्रिंट आउट ले ले, अमेंडमेंट का लेक्चर हो चुका है. ओके हाँ चलो ध्यान दो. अभी क्वेरी सॉल्विंग आई डू इट एट द एंड, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो. फ्लो में पहले होने दो लेक्चर, एंड में क्वेरी सॉल्विंग कराऊंगी, ठीक है. हाँ अब यहां पे समझ के लेंगे, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स आर ओनली फॉर फॉरवर्ड चार्ज जो मेरा सेल है. It's not for RCM. It's not for RCM. Okay, this is only for forward charge. Now listen. Sometimes तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही थी कि आप है ना कभी कभी जो लोन है ना, दोस्त से लोन लेने के बदले उसको बोलते जा मेरी फीस भर के आ जा. तो जब वो तुम्हारी फीस भर के आ जाएगा, डिड ही मेक द पेमेंट टू यू डायरेक्टली? नो, ही मेड द पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन योर बिहाफ. वैसे ही रेसिपिएंट कभी कभी सप्लायर को पेमेंट कर सकता है या सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है. दोनों कंसिडरेशन ऐड होके जो वैल्यू आएगी उसको हम टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करते. ये भी उनको पूछना, आईसीआई को पूछना बहुत ही पसंद है. दे विल टेल यू रेसिपिएंट पेड सम चार्जेस ऑन बिहाफ टू अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर.
बराबर है। अब इसके आगे आपको ये समझना है, तो ये 15-2 हो गया, मेरा 15-2 हो गया, 15-2 कंप्लीट हो गया। अब मैं 15-2 के बाद 15-3 में क्या है, डिस्काउंट। अब मैं डिस्काउंट करने से पहले मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देती हूँ 15-2 का कैसा होगा। ओके 15-3 क्या है, अभी हो गया, मुझे एक ही पार्ट बताना है 15-3। 15-3 के बाद मुझे सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशंस देने, तो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई लगभग फिर यहीं पे थोड़ी देर में हो ही जाएगा, डिस्काउंट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखते हैं 15-3। अब 15-3 में क्या सीन है, 15-3 बात करता है डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट से पहले लेट मी डिस्कस हाउ टू डू 15-2 की एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो आप एडजस्टमेंट्स आइदर आप लिख के लोगे, नोटबुक में नोट करोगे तो ये बेटर रहेगा। अब हम सुन के लेंगे, ओके, पे अटेंशन एंड लिसन। हाँ हाँ, इधर लेट फीस भी आएगा, एक मिनट, लेट फीस अलग से क्या, हाँ इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस रह गया है, आई लाइक दैट, परफेक्ट, वो रह गया है। अब 5th पॉइंट, यहां पे जो 5th पॉइंट ऐड होगा वो क्या होगा, ये इंटरेस्ट एंड लेट फीस, इंटरेस्ट एंड व्हाट, लेट फीस। और ये इंपॉर्टेंट, ये आता भी है ना आपको, इंटरेस्ट और क्या है, लेट फीस। अभी इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी, अगर आपने कोई इंटरेस्ट लेवी किया, लेट फीस लेवी किया या पेनल्टी लगाए गुड्स के साथ, ओके, तो फिर क्या होगा, दैट हैज टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैंने पहले आपको गुड्स सेल किए, ओके, आई सोल्ड गुड्स फॉर, ओके, आई सोल्ड जी फॉर 1 लाख। तो मैंने क्या सेल किया, जी। ये इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी इज ऑल्सो एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। इज इट एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, आंसर इज यस, इट इज एडेड इन टैक्सेबल वैल्यू, ओके, यस। अब ध्यान से सुनना, यहां क्या होगा, दिस इज सोल्ड फॉर 1 लाख। अब मैं बोलती हूं इफ पेमेंट इज डिलेड, यहीं पे क्लॉज होता है, इफ पेमेंट इज डिलेड, और पेमेंट इज डन आफ्टर 1 मंथ। पेमेंट आपने कब किया, आफ्टर 1 मंथ। एडजस्टमेंट्स यू कैन नोट डाउन, ओके। तो पेमेंट कब किया, आफ्टर 1 मंथ। तो आपने आफ्टर 1 मंथ के बाद पेमेंट किया, तो देयर विल बी 10,000 पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट। क्या लगाएंगे हम, पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट, बराबर है, यस। तो अब आपका पेमेंट फिक्स है कि आप 1 लाख के बाद ही करने वाले हैं। अब ये गुड्स के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ये गुड्स के साथ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000। अब क्वेश्चन है, शुड यू चार्ज जीएसटी। अब क्वेश्चन क्या है, शुड यू चार्ज जीएसटी ऑन 1 लाख और should you charge GST on 1,10,000? So answer is 1,10,000. Now why should you charge it on 1,10,000? Because section 15(2) says so. 15(2) says taxes other than GST should be added. 15(2) says subsidy non-government ki link to supply should be added. 15(2) says any other additional charges, incidental charges should be added. वैसे ही payment done to third party on behalf of supplier should be added. वैसे ही it says interest, late fee, penalty, interest, late fee and penalty should also be added. अब ये अगर ऐड किया जाएगा तो 10,000 पे भी, इस पे भी आपको जीएसटी लेना है। और प्लस मुद्दा भी सीधा है, तो मैम इस पे रेट क्या होगा, बेटा ये कॉम्पोजिट सप्लाई बन जाता है। सो जो टैक्स ट्रीटमेंट गुड्स का होगा वही टैक्स ट्रीटमेंट इसका भी होगा। तो सभी के केस में जब हम ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग ये सब ऐड करते हैं, दिस बिकम्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई, और जो रेट लगता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है गुड्स का, वही लगता है। बराबर है क्या, राइट। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज योर एग्जांपल 1 ओनली वील टेक। सो गुड्स सोल्ड फॉर, क्या एग्जांपल है पहला, दीज आर ऑल एडजस्टमेंट्स, हेडिंग दे दो एडजस्टमेंट्स फॉर वीओएस। क्या लिखोगे आप, एडजस्टमेंट्स फॉर वीओएस। तो वीओएस के एडजस्टमेंट्स है, आप जितनी एडजस्टमेंट फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब जी, गुड्स सोल्ड फॉर, ओके, goods are sold for 1 lakh and if payment received after, if payment कब आया, received after 1 month, then there will be, क्या होगा, 10,000, क्या आएगा,
10,000 पेनल्टी। देयरफॉर इनवॉइस कैसे किया आपने? देयरफॉर इनवॉइस हुआ जी का 1 लाख प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी फीस, आपको जो भी नाम देना आप दे दो, 10,000। सो अब टोटल आ गया 1,10,000। अब क्वेश्चन इज जीएसटी ऑन 1 लाख और जीएसटी ऑन 1,10,000। See, I'll explain you everything from various angles now, various chapters के एंगल से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। 15.2 मेरा लगभग पढ़ा के हो गया है, 15.3 ही बचा है अभी। बहुत अच्छे से आपको मैं क्लैरिटी दे रही हूँ। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन वन इज, क्या ये जीएसटी किस पे लगेगा, ये सवाल है। ओहो बेटा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है जीएसटी ऑन 1,10,000. What is the reason for that? Reason is section 15.2 of CGST Act. तो क्या है रीजन, क्या है बेटा? मैं 3-4 एडजस्टमेंट्स दूंगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी ऑफ CGST Act 2017। ये क्वेश्चन 1 है। फिर आया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 क्या है? जीएसटी 1 लाख पे लगाओ या 1,10,000 पे लगाओ? ओहो, तो मैं जीएसटी किस पे लगाऊंगी? मैं जीएसटी किस पे लगाऊंगी? 1,10,000 पे। क्यों? वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलता है इसको ऐड करो, बराबर। फिर एक सवाल आता है व्हेन टीओएस, व्हाट अबाउट द टीओएस? व्हाट अबाउट द टीओएस? टीओएस के लिए गुड्स के जो रूल्स है, गुड्स का टीओएस विल बी आई डेट। गुड्स का टीओएस क्या होता है? आई डेट। हम सीखे कि गुड्स का टीओएस क्या होता है? आई डेट होता है। हाँ, वो कॉम्पोजिशन सप्लायर है तो आई डेट और पी डेट विच एवर इज अर्लियर। इस गुड्स में से 1 लाख पे जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? आई डेट पे। एंड व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ 10,000? इस इंटरेस्ट ऑफ 10,000 द टीओएस विल बी, क्या होगा टीओएस? द डेट व्हेन दिस इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। तो पैसे आज आपने इनवॉइस रेस कर दिया तो, बट फिर भी आज टीओएस 1 लाख के लिए अराइज होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसका टीओएस आई की डेट नहीं होती है। एडिशनल चार्जेस, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, उसका टीओएस इज इक्वल टू डेट ऑफ रिसीट ऑफ 10,000। ये टीओएस की चैप्टर का कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब आपने आय, लेट्स से आय की डेट, आपकी आय की डेट है 5 मार्च, बट 1,10,000 received on 5th April. What is the TOS now? See, whenever I will do revision, I will always do value addition. I will not teach you revision in a ट्रेडिशनल वे, जहाँ पे मैं फिर से वही पढ़ाऊंगी जो मैंने, बी इट माई फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स और बी इट रिविजन ऑन यूट्यूब। आई एम नेवर गोइंग टू डू टीचिंग इन अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं आपको कुछ तो अलग वैल्यू एडिशन करके दूंगी हर बार। कुमकुम, yes, I've had my lunch. I date is 5th March, but 1,10,000 is received on 5th April. अब TOS for G क्या होगा? TOS for goods is 5th March. क्यों? Because that is the I date. तो 1 लाख के लिए आपकी टैक्स की जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी 5 मार्च को, और TOS फॉर ऑफ इंटरेस्ट जो 10,000 है उसका TOS विल बी 5th of April. उसका TOS क्या होगा? 5th of April. सही है क्या? ये बरोबर है ना? और अगर मैं आपको इसी को कंबाइन करूं 8A के साथ, कॉम्पोजिट सप्लाई, रेट कौन सा लगेगा पूरे 1,10,000 पे प्रिंसिपल का? ये देखो, ऐसे करके फिर वो कंबाइन आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको बोला जाएगा ना, गुड्स की वैल्यू 1 लाख है, ट्रांसपोर्टेशन 10,000 है, ट्रांसपोर्टेशन पे रेट 12% है, गुड्स पे रेट 5% है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप अलग अलग करते हो। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी आई, टीओएस में भी आया, और ये कॉम्पोजिट सप्लाई में भी आया। अब तीसरा सवाल वही है, व्हाट रेट ऑफ जीएसटी। तो तीसरा सवाल क्या है आपका इस एग्जाम्पल के लिए? देखो, तीसरा सवाल क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन 1 लाख?
ऑन 1,10,000 क्या रेट होगा? तो ऑन 1,10,000 द जीएसटी रेट विल बी द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज गुड्स, रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, और वो क्या है? दैट इज गुड्स। तो किसका रेट लगेगा? रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई एंड दैट इज रेट ऑफ गुड्स। करेक्ट है क्या? प्रॉब्लम है क्या किसी को कोई? What is the rate of GST on 1,10,000? The rate will be the rate of principal supply, that is the goods. So is this over now? ऐसे ही आपको ट्रांसपोर्टेशन, शर्ट, कुछ भी आ जाए, रेट्स अलग अलग भी हो जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया, VOS हो गया, TOS हो गया, इसी को मैं कंबाइन कर सकती हूँ ITC के साथ। वैल्यू पे आपको आउटपुट टैक्स निकालना है, आपको इनपुट टैक्स दिया जाएगा, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी, तो ऐसे कंबाइंड होके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लिख के हो गया क्या आपका? अब सब्सिडी वाले एग्जाम्पल्स, तो अभी आपने एक एग्जाम्पल लिखा, अब अगला एग्जाम्पल मैं किस पे दूंगी? नाउ एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में किस पे दे रही हूं बेटा? सब्सिडी पे। नाउ पे अटेंशन, नाउ एग्जाम्पल 2 ऑन सब्सिडी। श्रेया तू गायब भी हो गई क्या? मैंने डांट दिया तो। एग्जाम्पल 2 इज सब्सिडी। ओके, अब सब्सिडी में क्या दिया जाता है? अब सब्सिडी में वर्डिंग्स क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। आपको दिया जाएगा गुड्स आर सोल्ड, देखो आपको कैसा दिया जाएगा? गुड्स आर सोल्ड फॉर 1 लाख, दिस प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी, इज नेट ऑफ सब्सिडी, या वर्डिंग हो सकता है this price is after considering subsidy। अब सब्सिडी में मैं आपको 3 सिचुएशन दूंगी, ये मेन है, ये एग्जाम्पल 2 है कि गुड्स आर सोल्ड फॉर 1 लाख, दिस प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी वर्ड आ सकता है, और दिस प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी आ सकता है, या ये क्या प्राइस आएगा? और दिस इज अ प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। करेक्ट, दिस इज द प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। बराबर है क्या? अब देखो यहां पे क्या होगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन में बोला जाता है देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ 10,000, बराबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी है? 10,000। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी है? 10,000। अब क्या होने वाला है? प्राइस है 1 लाख और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी 10,000 है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड करते हैं क्या? फर्स्ट यू गो बाय योर लॉजिक, इज सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी एडेड? नो। अच्छा मैम व्हाट डू यू मीन बाय ये 1 लाख में है या नहीं है? ना पे अटेंशन, व्हेन आई से नेट ऑफ सब्सिडी मतलब ये एडेड नहीं है। When I say this price is after considering subsidy, अभी एक चीज सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी नहीं देंगे दैट मीन्स यू वुड सेल योर प्राइस योर प्रोडक्ट एट 1,10,000। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं बोला, तुमको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा, तुमको जो प्राइस पे तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना है बेचो, तो आप बेचोगे 1,10,000, ये इसका मीनिंग है। मैम फिर 1,10,000 आफ्टर कंसिडरिंग मतलब आपने लेस किया? हाँ लेस ही करेंगे ना, क्योंकि सब्सिडी के पैसे गवर्नमेंट देगी, मैं कस्टमर से थोड़ी लूंगी। तो मैं मेरा प्राइसिंग, गवर्नमेंट का कॉल आया कि कोविड है, तुम्हारे सामने कॉर्पोरेशन की स्कूल है, तो कॉर्पोरेशन की जो स्कूल है हर बच्चे को जब तुम लैपटॉप दोगे 10,000 कम करना। तुम अगर 1,10,000 में बेच रहे हो, 1,10,000 में बेच रहे हो, तुम 1,10,000 में मत बेचना, हम 10,000 की सब्सिडी दे रहे। तो अगर मुझे गवर्नमेंट का कॉल आ गया या सर्कुलर आ गया कि हम आपको 10,000 की सब्सिडी देने वाले, मैं क्यों मेरा प्राइस 1,10,000 रखूंगी? आई विल ऑब्वियसली चार्ज नेट वैल्यू एंड दिस इज आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी। क्योंकि मुझे पता है सब्सिडी आ रही है तो मैंने मेरा प्राइस कम कर दिया। मुझे पता है सब्सिडी आ रही है इसलिए मैंने मेरा प्राइस क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इसीलिए मेरा जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस, गुड्स आर सोल्ड फॉर 1 लाख एंड दिस प्राइस इज डिटरमाइंड आफ्टर नोइंग अबाउट सब्सिडी एंड यू नो दैट आई एम गोइंग टू गेट अ 10,000 सब्सिडी। अगर आपको सब्सिडी के बारे में पता नहीं होता तब आप ये प्राइस प्रोडक्ट कितने में बेचते? 1,10,000 में।
अब इसकी जो वैल्यू निकलेगी, अब इसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा इट विल बी 1 लाख। अब पहले सुन के लो, समझ के लो। बी, अगर मैंने बोला दिस इज अ सब्सिडी बाय रिलायंस इंडस्ट्री, दिस इज अ सब्सिडी ऑफ 10,000 बाय रिलायंस इंडस्ट्री एंड द सब्सिडी इज लिंक्ड एंड इट इज लिंक टू सप्लाई। लिंक टू सप्लाई वो बोलते तुम कितने बार, ओ तुमने हमारे लिए 10 बच्चों के लिए पे किया, हर बार हर सप्लाई से हम 10-10 हजार एडजस्ट तुमको दे देंगे। इट इज लिंक टू द सप्लाई, ओवरऑल सब्सिडी नहीं मिल रही है, इट इज लिंक टू ईच सप्लाई। ये 10 बच्चे इनको आप सब्सिडी दो, इनके पैसे हम देंगे। तो सब्सिडी ऑफ 10,000 बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इट इज लिंक टू सप्लाई। अगर ऐसा सवाल आया तो इसका आंसर VOS विल बी 1 लाख प्लस 10,000 and therefore value of supply will be 1,10,000 and then value of supply will be 1,10,000. So central government subsidy is not added, understood, but subsidy of 10,000 by Reliance and link to supply, then VOS is equal to 1 lakh plus 10,000 which is equal to 1,10,000, which is equal to how much? 1,10,000. बराबर है क्या? विच इज इक्वल टू 1,10,000। तो अब ये समझा। अभी सी में आपको बोल दिया कि सब्सिडी मिला है, यू गॉट अ सब्सिडी ऑफ 10,000 बाय रिलायंस, ये नॉन गवर्नमेंट है, बट इट इज लमसम, यू गॉट 10,000, यहां पे बोल सकते 10,000 लमसम जनरल, कि बस ये अच्छा काम कर रहा है इसको 10,000 दे दो। ऐसा नहीं है कि तुम कितना सप्लाई करोगे नहीं करोगे, एक्स को बेचो वाई को बेचो, नहीं, हमको पता है कभी कभी तुम नीडी लोगों को हेल्प करते हो, तो इसलिए हम तुमको 10,000 दे रहे हैं, ऐसा जनरल सब्सिडी दे रहे हैं। इट इज नॉट लिंक टू सप्लाई कि ये लो ये 100 बच्चे आए चलो इनको सब्सिडी में गुड्स देना है, सब्सिडाइज गुड्स देना है, वो लिंक टू सप्लाई होता है। सो सब्सिडी ऑफ 10,000 लमसम और वर्डिंग इज नॉट लिंक टू सप्लाई। अब ये चाहे नॉन गवर्नमेंट की हो फिर भी ये ऐड नहीं होगा, सो VOS विल बी 1 लाख। द सब्सिडी विच सब्सिडी इज एडेड, वन दैट इज रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट एंड वन दैट इज लिंक टू सप्लाई। लमसम, जनरल, ओवरऑल सब्सिडी होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अवघड आहे काश मैं अंबानी की रिश्तेदार होती। हर्ष तो फास्ट ट्रैक वाला है ना, हर्ष फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट है ना। चलो ये लिखा क्या, अभी एग्जाम्पल लिखा क्या तुमने? हाँ, मैं शादी पे भी नहीं, मुझे शादी पे भी नहीं बुलाया, उधर शादी का ये बोलता मैम आप अंबानी की कुछ भी डॉटर की तरह लगते हो तो आप उसके रिश्तेदार हो क्या? कहीं खरा नहीं है। चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ABC लिख के हो गया क्या? नोट इट डाउन। ये डन है ना? सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है सब्सिडी का ही। मेरे रेगुलर क्लास वाले के जो वॉइस नोट रहेंगे इधर अभी भेजने पड़ेंगे, तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तेरे पास रहेंगे ना? एक पूरी लिस्ट तू दे सकती है क्या वॉइस नोट्स की? हाँ मुझे भेज, फिर मैं शेयर करती हूँ। अभी डन। अब डिस्काउंट के बारे में बताती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बहुत जल्दी नहीं हो रहा है अपना VOS क्या खत्म? प्रॉब्लम नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ, फिर अभी क्वेश्चन सॉल्विंग होगा तो और आता ही है ना, बट अदरवाइज तो ऐसा ही है। अब VOS में ये है। अब मैं डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करती हूँ, चलेगा? अब मैं आपको मेरा ब्रेन मैपिंग बुक में से दिखाऊँ क्या? 1 मिनट। तुम्हारे यहाँ कुछ ब्लैंक होगा, कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखो, पहले मैं 15(1) बोलती हूँ। 15(1) का ट्रांजैक्शन कब आता है? व्हेन पर्सन्स आर अनरिलेटेड। पर्सन्स क्या है? अनरिलेटेड है, बराबर। पर्सन्स अनरिलेटेड है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। देन इफ बोथ अबाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
sorry, then we take the transaction value. But if the both above conditions are not satisfied, then the value is as per valuation rules. And where are we going to study these valuation rules? In final. So we are going to study these valuation rules in final. समझ में आ गया क्या? ठीक है, हाँ. अब सुनना, यहां पे क्या होता है 15(2) क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. ओके, 15(2) क्या है अभी? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में अगर टैक्सेस है तो यही बताया कि नहीं? सेम देखो, जीएसटी क्रॉस अदर टैक्स टिक, टीसीएस क्रॉस केरला फ्लड सेस क्रॉस. ये टीसीएस और केरला फ्लड सेस क्रॉस क्यों है? क्योंकि ऐसे सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया कि ये टैक्स को हम ऐड नहीं करेंगे. अब पेमेंट टू थर्ड पार्टी, ये एग्जांपल दिया मैंने, हमने ड्रॉ करके लिया. क्या ड्रॉ किया? पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. तो वो डायग्राम नहीं ड्रॉ किया आपने? ये देखो, ये पेमेंट टू थर्ड पार्टी, वो C1 एंड C2, ये मिला क्या? C1 एंड C2. तो वैल्यू क्या होगा? C1 प्लस C2. सो कैन आई डू पेमेंट टू थर्ड पार्टी? यस. सो पेमेंट टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, क्या ये ऐड होगा? हाँ, ये ऐड होगा. ये लिखना है क्या तुमको? फोटो लेना है क्या ये वाले का? हाँ, ठीक है, देती हूँ. आई गिव यू टाइम. अब सुनना, इसके बाद क्या है? अंडरस्टैंड. इसके बाद यहां पे मैं पढ़ के दिखा रही हूं आपको. कमीशन, पैकिंग, ये लिखा हुआ है क्या आपके पास? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. अब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू. कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, वेमेंट, फ्रेट, ट्रांजिट, इंश्योरेंस. Seller incurs the freight charges, added in TV. Buyer incurs the freight charges, don't added in TV. TV का मतलब है टैक्सेबल वैल्यू. इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, इसको हमेशा हम ऐड करेंगे. और एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सब्सिडी, सीजी और एसजी नॉन गवर्नमेंट की है एंड लिंक टू द प्राइस है तब ऐड करो. नॉन गवर्नमेंट की है और लमसम मिल रही है, नॉट लिंक टू द प्राइस है, तब उसको ऐड नहीं करना. समझ में आ गया क्या आपको? ये समझ में आ रहा है ना? हाँ. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ होता है. अगर जो इंटरेस्ट है, ये देखना, मैंने इनफैक्ट रेगुलर क्लास में इसके नोट्स, एग्जाम्पल्स के भी रेफरेंस दे रखे हैं यहाँ पे. अगर इफ इंटरेस्ट इज वेव्ड ऑफ, इंटरेस्ट मैंने वेव ऑफ कर दिया मतलब माफ कर दिया. हमारा ये क्लॉज था 1 लाख तुमको मैं गुड्स बेचूंगी. सुनो ना, मैं कितने में गुड्स बेचूंगी? 1 लाख. फिर मैंने बोला कि 1 लाख में गुड्स बेचूंगी, लेकिन अगर आप 1 लाख में आपको गुड्स बेचूंगी, लेकिन अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट करोगे तो 10,000 इंटरेस्ट लगाऊंगी. तो मैंने 10,000 लगा भी दिया और फिर तुम्हारा कॉल आया, यार क्या है मत लगाओ. फिर मैंने वेव ऑफ कर दिया, फिर मैंने नहीं लगाया. वेव ऑफ किया इंटरेस्ट, तो फिर उसको ऐड नहीं करेंगे. ऑफिसर नहीं बोल सकता नहीं नहीं तुम्हारे एग्रीमेंट में था ना, तुम 10,000 चार्ज करोगे ना, तो चलो ऐड करो वैल्यू ऑफ सप्लाई में. उसको बोला नहीं होगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट वेव ऑफ किया जाता है उसको हम टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे. इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है. पहला, अगर ये इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया तो क्या? अगर ये इंटरेस्ट क्या हो गया? वेव ऑफ हो गया. अगर ये इंटरेस्ट वेव ऑफ हो गया तो आपको इसको टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं करना. ठीक है? हाँ, तो अगर ये क्या करोगे, आप इसको वेव ऑफ कर दिया तो आप ऐड नहीं करोगे. दूसरा, इंटरेस्ट इज टेकन इन लमसम, ऐसा वर्डिंग आया, मतलब दैट इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. इंटरेस्ट इज टेकन, यहां पे आपको दिक्कत दिया है. जनरली इंटरेस्ट शुड बी टेकन एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ये मैंने सब लिख के दिया यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 12 पेज 160, क्वेश्चन नंबर 9 पेज 161. तो रेगुलर क्लास के फास्ट ट्रैक के साथ में वो सॉल्व कराने वाली हूँ. ओके. अब जनरली इंटरेस्ट शुड बी टेकन एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो आपको इंटरेस्ट कैसे लेना है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेना है. बट अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेना है, और यहां आपको कैसे पता चलेगा ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा? दे में यूज द वर्डिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 इन लमसम. मतलब क्या? और कुछ नहीं मिलने वाला ऊपर से, इन लमसम मिला, या नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी रिकवर्ड, ऐसा कुछ तो हिंट दिया, तो पक्का इंक्लूसिव लेना है. अदरवाइज यू आर फ्री टू मेक बोथ द अजम्पशन. यू कैन अज्यूम इंक्लूसिव ऑल्सो और यू कैन अज्यूम एक्सक्लूसिव ऑल्सो. क्वेश्चन अगर बोलता है इंटरेस्ट रिसीव 10,000 इन लमसम, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इंटरेस्ट विल बी इंक्लूसिव ऑफ, वो क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी.
ठीक है, अगर ऐसा क्लियर नहीं है तो हम क्या कर सकते, वी कैन ऑल्सो से नो नो इट इज नॉट इंक्लूसिव, वी कैन से इट इज एक्सक्लूसिव। क्या बोल सकते हैं हम, इट इज एक्सक्लूसिव। बराबर है क्या, सही है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इफ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट लिंक टू द प्राइस, जैसे लमसम में दिया उधर भी, देन इट शुड नॉट बी एडेड इन टीवी, वो तो हमको पता है। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी कब ऐड होता है टैक्सेबल वैल्यू में, व्हेन इट इज नॉन गवर्नमेंट एंड इट इज लिंक टू सप्लाई। बराबर है, तुम 100 लोगों को लैपटॉप दे दो, नीडी बच्चों को हम सब्सिडी देंगे। पता है ये नॉन गवर्नमेंट क्यों सब्सिडीज देती है, उनका CSR एक्टिविटी रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंप्लीट करने के लिए। मान के चलो मैंने प्लानिंग ही नहीं किया था, एकदम 31 मार्च को रियलाइज हुआ अरे बाप रे अभी तो मेरा CSR का और पैसा खर्च करने का बचा है, तो वो क्या करेंगे, लमसम में जाके किसी ट्रस्ट को देके आएंगे या किसी दुकानदार को देंगे, यार तू बहुत नीडी लोगों की हेल्प करता है, दे आर क्राइटेरिया, आपको CSR का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन मैं लमसम में देके आई तो वो वाला अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा। सही है क्या, देख लो, किसी को कोई डाउट है क्या इधर? अब मैं डिस्काउंट पे आऊंगी, कहां आऊंगी, डिस्काउंट पे, करेक्ट है क्या? हाँ ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजे क्या, टैक्स के भी भेज दे, आई थिंक, और कुमकुम ने भी भेजे यहाँ से, somebody has sent। ओके, अब डिस्काउंट की बात करेंगे। डिस्काउंट तो मैंने इतना सिंप्लीफाई किया है। वन प्लस थिंग अबाउट माई GST इज सिंप्लीफाइड, द चैप्टर इज नॉट दैट, द चैप्टर में टेक टू मच टाइम। आपको लगेगा कि मैम आप वैसे क्या रिवीजन एक एक दिन में ये खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे रेगुलर क्लास में भी माई GST का प्लस पॉइंट इज दैट आई कवर इट अप वेरी फास्टर, सो इवन माई रेगुलर बैच माई नंबर ऑफ आवर्स फॉर GST इज लेस because the way I am teaching is I've simplified it, made in a brain mapping book, तो मतलब हो ही जाता है ना जल्दी, तो ऐसा नहीं मैं कुछ स्किप कर रही हूँ, एक भी चीज आपके साथ स्किप नहीं करी है, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट, अब मैं डिस्काउंट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, सुन के लेना, पहले सुन के लो, फिर हम नोट्स में से देखेंगे, ठीक है। अब डिस्काउंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या होता है, डिस्काउंट। अच्छा मैम ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है तू बता। देख इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में इंटरेस्ट, सिर्फ बोला कि इंटरेस्ट 10,000 है तो यू आर फ्री टू अज्यूम एनीथिंग। कैन आई अज्यूम दैट इंटरेस्ट इज एक्सक्लूसिव ऑफ GST? यस। और कैन आई अज्यूम दैट इंटरेस्ट 10,000 इज इंक्लूसिव ऑफ GST? यस। लेकिन अगर वर्डिंग आई इंटरेस्ट 10,000 इन लमसम, मतलब यही टोटल इतना ही मिलने वाला है, इसके ऊपर GST नहीं मिलेगा, देन यू हैव टू टेक दैट इंटरेस्ट 10,000 इन इंक्लूसिव। व्लॉग छप्पर, तू मेरे रेगुलर क्लास का स्टूडेंट है क्या? देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए वो देखने का, हर इसके आगे मैंने क्वेश्चन लिखा है। इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ पे 11th क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वुड बी टेकन एज इंक्लूसिव पे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 9। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल के भी क्वेश्चन है, ठीक है, समझा क्या बेटा तेरे को? सो यू मस्ट गो थ्रू क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन 9, द रेगुलर बैच स्टूडेंट्स। अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर सुन के तुरंत गो थ्रू दिस। हाँ तो फास्ट ट्रैक का स्टूडेंट है तो घबरा मत, कल अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ ऐप पे होगा लेक्चर, विल सॉल्व, डोंट वरी। डन है। अब डिस्काउंट के बारे में सुनो। अब डिस्काउंट कितने प्रकार का हो सकता है? अब जो डिस्काउंट है इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिस्काउंट कितने टाइप के हो सकते हैं? 3। अब सुनना, डिस्काउंट 3 प्रकार का होगा। पहला डिस्काउंट वो होता है विच इज नोन एंड शोन। ये मेरा तरीका है, नोन एंड शोन, तो लर्न करने के लिए इजी हो जाता है। नोन एंड शोन इन इनवॉइस, मतलब ये मुझे पता भी था सप्लाई के पहले और मैंने दिखा भी दिया इनवॉइस पे। इनवॉइस पे मैंने डिस्काउंट डिस्प्ले भी कर दिया, दिखा भी दिया। अगर आप मॉल में जाते हो, मॉल में दिवाली ऑफर चल रहा है, सम ऑफर इज गोइंग ऑन, 5% ऑफ। सो जब आप खरीद रहे हो इस सप्लाई के पहले, क्या ये डिस्काउंट नोन है? हाँ नोन है, तो वो जब बिलिंग करेगा बिल पे दिखा देगा कि माइनस करना है। अब ऐसा वाला डिस्काउंट गवर्नमेंट बोलते हैं माइनस ही करो, आप भी टैक्सेबल वैल्यू से माइनस ही करके फिर GST निकालना। तो माने अगर आपका बिलिंग ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, अभी यहां ध्यान से देखना, मेरे गुड्स का बिलिंग हुआ 1 लाख। 1 लाख के बाद मैंने उसमें ऐड किया पैकिंग ऐड हुआ 10,000, बराबर है। फिर मैंने डिस्काउंट दिया।
अब ये मैंने डिस्काउंट किस पे दिया, मान के चलो आई गेव 5% ऑन 1 लाख, गुड्स की वैल्यू पे तुमको डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट आया 5000। अब बेचारा वो अकाउंटेंट कंफ्यूज हो गया, वो बोलता है यार मैं जीएसटी किस पे लगाओ, 1 लाख पे लगाओ, वो पैकिंग ऐड करके लगाओ, या डिस्काउंट भी माइनस करूं, या क्या करूं। तो हम ये जवाब उसको कहाँ मिलेगा, वीओएस। वीओएस क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू से स्टार्ट करो, उसमें पैकिंग ऐड करो, तो 1,10,000 हो गया। डिस्काउंट माइनस कौन सा कर सकते हैं, डिस्काउंट्स विच आर नोन एंड शोन इन द इनवॉइस आर अलाउड टू बी डिडक्टेड। बोलो मेरे साथ, डिस्काउंट्स विच आर नोन एंड शोन इन द इनवॉइस आर अलाउड टू बी डिडक्टेड। सो डिस्काउंट्स विच आर नोन एंड शोन in the invoice, discounts which are known and shown in the invoice are allowed to be deducted, they are allowed to be deducted. So known and shown में अभी क्या है, ये 5000 known भी है और बिल पे दिखाया भी है। अब तुम्हारी वैल्यू आएगी 95,000. So now I should charge GST on 95,000. This becomes my taxable value. इस वैल्यू पे मैंने ऐड करना चाहिए मेरा GST। ऐड करेंगे, पैकिंग ऐड करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो टोटल आएगा। नहीं गलत हुआ क्या मेरा, ये तुम नींद में हो क्या क्लास रे, फेस टू फेस वाले, फिर बता क्यों नहीं रहे। हाँ, तो ये आ गया 1,05,000। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सो इट इज 1,05,000। तो 1,05,000 पे हम जीएसटी लगाएंगे। सही है क्या, सही है क्या, यस। तो इस तरीके से ये डिस्काउंट लेस होता है। तो ऐसे कितने प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, 3 डिस्काउंट। कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब ध्यान से सुनना, डिस्काउंट एक होता है विच इज नोन एंड शोन इन द इनवॉइस, मतलब सप्लाई के पहले नोन है। नोन कब है, सप्लाई के पहले इट इज नोन, एंड दूसरा इट इज शोन इन द इनवॉइस। अब दूसरा डिस्काउंट कौन सा होता है, इट वॉज नोन but not shown, it is known but it is not shown in invoice. Now why was it not shown in invoice, ध्यान से सुनेंगे, it was known but it is not shown in invoice। ये कौन सा ऐसा, हाँ सॉरी, नहीं बोलना चाहिए, क्या होता है, नहीं तो वो घर बैठे अकेला बच्चा यूट्यूब पर रहता है ना, वो एक तो और कंफ्यूज हो जाता है फिर, है ना। जब आप अकेले लेक्चर देख के बैठ के देखते हो ना, तो आपको हाइपर होते हैं, जैसे ऑनलाइन आप देखते हो लाइव स्ट्रीमिंग, देन यू गेट स्कैर्ड कि अरे व्हाट्स हैपनिंग। इसलिए वो बच्चे भी पूछते हैं लेक्चर स्टार्ट हुआ कि नहीं, मतलब उनको लगता है कुछ मेरा मिस नहीं ना हो रहा है। ओके हाँ, तो अब देखेंगे, नोन बट नॉट शोन इन द इनवॉइस। ओए, नोन है बट नॉट शोन इन द इनवॉइस मतलब क्या, मैंने तुमको बोला मैं क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगी, हाँ, तो मैंने तुमको बोला एक फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर इधर लक्ष्मी रोड पे एक दुकान है प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर वाले को बोलता है यार तू 1000 प्रेशर कुकर बेच, देन आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। तो क्या तुझे स्कीम पहले से पता है, हाँ, क्या तुम्हें स्कीम पहले से पता है, हाँ, कि क्या मिलेगा, मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ आई सेल 1000 कुकर्स। The scheme or the discount is known at the time of supply, बट ये बिल पे क्यों नहीं दिखाया, अरे जब तुम 1000 क्रॉस करोगे तो हम बाद में देंगे डिस्काउंट। ऐसे जो इनवॉइसेस में करेक्शन करने होते हैं, वी डू इट थ्रू डेबिट और क्रेडिट नोट्स। इनवॉइसेस हम चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इनवॉइसेस। अब इनवॉइसेस में आपको चेंज करने के लिए आपको इशू करने पड़ते हैं डेबिट या क्रेडिट नोट। अब डिस्काउंट देने के लिए क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट मतलब इज जस्ट लाइक अ इनवॉइस, डेबिट नोट इज जस्ट लाइक अ इनवॉइस। ये डेबिट और क्रेडिट नोट सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचना होता है। डेबिट और क्रेडिट नोट किसके व्यू पॉइंट से, सप्लायर। मान के चलो सप्लायर ने गुड्स बेचे, सप्लायर ने क्या किया, सेल किया, वो सेल की एंट्री क्या करता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। मान के चलो उसको रियलाइज हो गया यार गलती हो गई, बिल में और वैल्यू ऐड करनी है, गलती हो गई अकाउंटेंट की, अरे उसने तो 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करना ही भूल गया। तो आप क्या रेस करोगे, डेबिट नोट। क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग टू डेबिट हिज अकाउंट। दिस इज फ्रॉम हुज व्यू पॉइंट, सप्लायर्स व्यू पॉइंट। सो व्हेन आई से डेबिट नोट, मैं तुम्हारे अकाउंट को और 10,000 से डेबिट करने वाली हूं, एंड आई एम गोइंग टू से डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। तो अब मैं तुमसे लेने वाली हूं 1,10,000। जब मैं सेल की वैल्यू बढ़ाना चाहती हूं तब मैं डेबिट नोट रेस करती हूं। डेबिट नोट बिहेव्स जस्ट लाइक अ इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट बिहेव्स जस्ट लाइक अ उल्टा ऑफ इनवॉइस।
हाँ, इट इज लाइक अ डिस्काउंट, कुछ रिटर्न हो रहा है, अरे यार अकाउंटेंट ने गलती कर दी, इनको मैंने डिस्काउंट प्रॉमिस किया था। अब इनवॉइस चेंज हो सकता है क्या? नहीं। अब क्या रेस करोगे? क्रेडिट नोट। यहीं पे तो हम वही बोलते हैं। तो ये जो है शॉपकीपर जो है प्रेशर कुकर वाला बोलता है यार ये वाला डिस्काउंट तो मैं लेके रहूंगा, इस बार टारगेट रखेंगे 1000 प्रेशर कुकर बेचेंगे। तो वो भी बहुत स्कीम करता है, ऑफर करता है, सब करता है। एक इनवॉइस में पहले उसने 500 प्रेशर कुकर मंगाए, वो बोलता है एकदम से नहीं मंगाएंगे, पूरे महीने का टाइम है ना, 500 प्रेशर कुकर मंगाए। 500 प्रेशर कुकर मंगाए तो उसको पहले डिस्काउंट इनवॉइस पे नहीं आया, क्योंकि डिस्काउंट कब मिलेगा? 1000 के बाद। तो इस वन इनवॉइस ही कॉल्ड फॉर 500 प्रेशर कुकर, हिज इनवॉइस टू ही कॉल्ड फॉर 600 प्रेशर कुकर। क्या अब उसको डिस्काउंट मिलेगा? यस। उसके पास इनवॉइस 1 आया बिना डिस्काउंट के, उसके पास इनवॉइस 2 आया बिना डिस्काउंट के। वो परेशान हो गए, वो फोन कर रहा है, तुमने तो बोला था ना डिस्काउंट मिलेगा। अरे हाँ बोला था, देंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, हमें वर्किंग करना है बैकएंड पे, बहुत कस्टमर है, सबका वर्किंग करके फिर देंगे। तो हम क्या रेस करेंगे? क्रेडिट नोट। डिस्काउंट नोन था बट इनवॉइस में शोन नहीं है, तो आप बाद में उसका इफेक्ट दोगे। बाद में कैसे दोगे? बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। तो यू विल गिव द इफेक्ट बाद में। एंड हाउ यू विल गिव दिस इफेक्ट बाद में? ओहो, बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। तो ये इफेक्ट आप कब दोगे? बाद में, बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। तो मैं क्रेडिट नोट इशू करके इसका इफेक्ट दे दूंगी। तो ऐसे डिस्काउंट्स विच आर नोन बट नॉट शोन कैन बी डिडक्टेड इफ दे सैटिस्फाई सम कंडीशंस। नाउ पे अटेंशन एंड लिसन टू दिस कंडीशन। डिस्काउंट नोन एंड शोन, उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट नोन बट नॉट शोन इन द इनवॉइस, इनवॉइस पे दिखाए नहीं, तो फिर डिस्काउंट कैसे दोगे? क्रेडिट नोट से। ये कब डिडक्ट होंगे? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। तो ये कब डिडक्ट हो गया? आप क्या सेटिस्फाई करोगे? 3 कंडीशन। व्हाट आर दीज 3 कंडीशंस? लेट अस अंडरस्टैंड। व्हाट आर दीज 3 कंडीशंस? लेट अस अंडरस्टैंड। पहला क्या है? पहला है you are giving effect to a discount by issuing a credit note and this can be linked to invoices कि आप ये credit note कौन से invoices के लिए दे रहे हो, invoice 1 and invoice 2. तो credit this discount can be linked to the invoices. I know invoice 1 में 500, invoice 2 में 600, तो मुझे discount किसको देना है, invoice 1 और 2 को. तो can I link it to the invoices? Yes I can. दूसरा, proportionate ITC should be reversed by the shopkeeper. जब मेरी वैल्यू कम होगी तो मेरा जीएसटी भी कम होगा, जीएसटी कम होगा तो उसने उतना आईटीसी पहले ले लिया होगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. मेरा सेल सामने वाले का परचेज तो उसने आईटीसी ले लिया होगा, उसका इनवॉइस आ गया 500 का और 600 का, उसने आईटीसी ले लिया. अब जब क्रेडिट नोट रेज होगा, उस क्रेडिट नोट पे जो भी उसको आएगा उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. तो इसके कंडीशंस है 1, 2 एंड 3 कि डिस्काउंट ये नोन था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट कैन बी लिंक टू द इनवॉइसेस एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैन बी शैल बी रिवर्स्ड ऑन रिसीविंग ऑफ द क्रेडिट नोट. मिलते ही वो जो शॉपकीपर है उसने आईटीसी रिवर्स करना चाहिए, तब ये डिस्काउंट लेस हो सकता है. अब थर्ड वाला डिस्काउंट सुन के लो, फिर और भी मुझे एग्जांपल से आपको दिखाऊंगी. ऐसा डिस्काउंट विच इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये सप्लाई के टाइम नोन ही नहीं है, खत्म, इसको हम लेस ही नहीं करेंगे, इसको डिडक्ट करना अलाउड नहीं है. तुमको डिस्काउंट देना है तुम दे दो बाद में, बट इसको लेस करना, टैक्सेबल वैल्यू से लेस करना अलाउड नहीं है. ऐसे डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से हम लेस नहीं करेंगे. एग्जाम्पल से दिखाती हूं. अगला आपका जो चार्ट है वो पूरा इस पे है. आई डोंट नो आपके पास ये कितना लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाती हूं. मैं लिख के दिखाती हूं, साथ में लिखूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके हाँ नहीं है, हाँ मैं लिख के दिखाती हूं आपको. अब देखना, पहला आई विल कम टू योर बुक, आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल. 1 लाख सेम, ठीक है, ध्यान से देखेंगे. उप्स 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 उप्स. रेडी है? ये देखो इधर है आप लोग. अब ध्यान से सुनना. डिस्काउंट 3 प्रकार के. पहला नोन एंड शोन. चलो पहला डिस्काउंट क्या है, नोन भी है और शोन भी है.
यस। तो इसको 3 पार्ट्स में है डिवाइड किया हुआ, 1, 2 एंड 3। तो पहला डिस्काउंट विच इज नोन एंड शोन, बस ये हो गया। मुझे और एक चार्ट बचा है जहां पे मैं क्या करूंगी, आपके कुछ सर्कुलर आए वो कराऊंगी आपको, ठीक है। अब known and not shown in the invoice, such discount can be deducted. Now pay attention, can it be deducted? Yes. इसमें मुझे कुछ एग्जाम्पल देना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो यहाँ इनफैक्ट में लाइन स्पेस मुझे कम ही लगेगा, यहाँ कुछ मुझे आपको एग्जाम्पल देना ही नहीं है, ये सिंपल सा बात है। अब कौन सा डिस्काउंट है? मैम इट वॉज नॉट नोन, it was known at the time of supply but not shown. Such discounts can be deducted if one, सबसे important, they were known at the time of supply and the discount can be linked to various invoices. अब बोल सकते हो invoice 1 और 2 का डिस्काउंट है तो आप लिंक कर सकते हो। 3, the recipient has reversed the ITC. मान के चलो मेरा ओरिजिनल इनवॉइस 1 लाख का है, ओरिजिनल इनवॉइस कितना है? 1 लाख का है। मान के चलो इसमें मैं IGST लगा रही हूं, तो 1 लाख पे कितना IGST आएगा? 18% के हिसाब से 18,000। अब मेरा इनवॉइस कितने का हुआ? 1,18,000। एक्चुअली मुझे इफेक्ट क्या देना है? अब मुझे आपको देना है 10% डिस्काउंट। मुझे आपको क्या देना था? 10% डिस्काउंट। अब मैं जब क्रेडिट नोट रेज करूंगी, ध्यान से सुनना, मैं क्या रेज करूंगी? क्रेडिट नोट। अब मैं क्रेडिट नोट रेज करूंगी, ये मेरा इनवॉइस है। बेटा इफेक्टिव क्या हुआ ये आपको जानना है। देखो इफेक्टिव क्या हुआ इसमें, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मुझे इफेक्टिव करना क्या है? मुझे आपको 10% का डिस्काउंट देना है और गवर्नमेंट बोलते हैं चल हम भी डिस्काउंट दे देंगे, हम भी इसको टैक्सेबल वैल्यू से लेस करेंगे। डिडक्टेड मतलब टैक्सेबल वैल्यू से लेस होगा। अब ध्यान से देखना, 1 लाख की जगह मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो मैं आपको 10,000 का क्रेडिट नोट दूंगी, उसमें मैं 1800 ये भी लेस करूंगी, तो आपको क्रेडिट नोट एक्चुअली रेज होगा 11,800 का। माने मैंने इफेक्ट क्या दिया? 1 लाख के बदले मैं अभी इफेक्ट दे रही हूं गुड्स को 90,000 का। अब तुम 90 पे 18% निकालो, तो 19 पे 18% निकालो, 16,200। ये कैसे आया? और एक तरीके से आया, कैसे आया? 18,000 माइनस 1800 विल गिव यू 16,200। एक्चुअली मुझे ये सीन करना था, ये डिस्काउंट देना था, बट इनवॉइस ऑलरेडी बन चुका है, तो मैंने इंपैक्ट कहां दिया? क्रेडिट नोट पे। क्रेडिट नोट पे मैंने जीएसटी में से भी डिस्काउंट दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों दे दिया मैंने डिस्काउंट? क्यों दे दिया? बिकॉज दिस डिस्काउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। किस लिए दिया? क्योंकि ये डिस्काउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। ये डिस्काउंट कहां से डिडक्ट होगा? टैक्सेबल वैल्यू से। सो प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, इन शॉर्ट 90,000 प्लस 16,200, मैं कितना चाह रही हूं तुमको बिलिंग रेस करने का? कितना कर रही हूं? 1,06,200। हाउ कैन आई अचीव दैट? बाय रेजिंग अ इनवॉइस, देन बाय रेजिंग अ क्रेडिट नोट। एक्चुअली मुझे इफेक्ट क्या देना है कि यार इसको 10% डिस्काउंट देना है, तो यार तेरे को 10,000 डिस्काउंट मिलेगा तो तेरे लिए गुड्स की प्राइस 90, अब 90 पे जीएसटी देना। तो पहले तुमने जीएसटी 18,000 का ले लिया होगा। पहले जो बायर है, रेसिपिएंट है, ही मस्ट हैव क्लेम्ड आईटीसी, क्लेम्ड 18,000। अब ही मस्ट, एक्चुअली उसको आईटीसी कितना मिलना चाहिए? 16,200 का। व्हाट शुड ही डू? 1800 का आईटीसी ही शुड रिवर्स इट। मेरा सेल सामने वाले का परचेज है, वो परचेज करेगा तो वो आईटीसी लेगा। फिर से बोलती हूं, ये जो डिस्काउंट है ये टैक्सेबल वैल्यू से लेस होगा क्या? हाँ लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि एक तो ये नोन था, सबसे इंपॉर्टेंट ये नोन होना चाहिए। अगर नोन नहीं होता है सप्लाई के टाइम तो वो डिस्काउंट तो हम लेस कर ही नहीं सकते, तो वो डिस्काउंट तो हम क्या कर नहीं सकते? लेस कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन लेक्चर कब है? सीए पास। तुझे कौन सा रिवीजन लेक्चर चाहिए बता? ओके तो यहां पे क्या है?
समझ में आ रहा है क्या आपको? तो मैं क्रेडिट नोट पे भी जीएसटी का इंपैक्ट दे दूंगी और सामने वाले को क्या बोलूंगी, ये डिस्काउंट है और जीएसटी में भी डिस्काउंट है 1800। तो इफेक्टिव मैं क्या करना चाह रही थी, ये मुझे पहले अगर इनवॉइस में दिखाना होता तो मैं इनवॉइस कैसे रेस करती, 90 का, और 90 पे जीएसटी कितना आता, 18, तो इफेक्टिव 16200 आता। बट आपने पहले इनवॉइस कितने का रेस कर दिया, जीएसटी 18000 दिखा के, सामने वाले ने 18000 का आईटीसी ले लिया। अब जब उसको क्रेडिट नोट मिलेगा उसने आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। You understood? She understood it in a different way like this. That's her question. I answered it. Don't get confused. नहीं नहीं, अच्छा किया नहीं सुना। अगर रेलेवेंट होगी उसकी क्वेरी तो मैं बता दूंगी। हाँ हाँ, अच्छी बात है। उसकी क्वेरी थी, उसको समझ में आ गई। ए चुप रहे, उसको ये मत कर तू। अब डन है क्या? अब नॉट नोन, डिस्काउंट वाज नॉट नोन। मान के चलो आई एम सेलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। तो मैं मेरे बेकरी में क्या होता है तुमको पता है कि आपने कभी देखा है किराना वाले के यहाँ पे जब वो एक टेम्पो आता है वो गुड्स रखता है, तो जो ब्रेड्स की एक्सपायरी होती है ना वो लेके जाता है, सो दे टेक इट बैक। सो हियर आई से यार बिस्किट्स है, बिस्किट्स की और लाइफ है 15 दिन, ऐसे डिस्काउंट करके बेच देना यार, 15 दिन है ना इसकी लाइफ, गिव अ डिस्काउंट एंड सेल इट। आई टेल यू अबाउट दिस डिस्काउंट आफ्टरवर्ड्स, it was not known at the time of supply. I gave you this discount afterwards. Whenever you give me the discount afterwards, it is not allowed to be deducted from taxable value. It is not allowed to be deducted from taxable value. मतलब if I tell you goods sold 1 lakh, नॉर्मल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा, ये नोन था कि यार तू जल्दी पेमेंट कर देगा तो तेरे को 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो हम क्या बोलेंगे तुमको कि तुम नॉर्मल कैश, क्या बोला कि नॉर्मल क्या है, कैश डिस्काउंट है, नॉर्मल कैश डिस्काउंट है। वॉज दिस नोन? यस, ये कैश डिस्काउंट नोन है क्या? हाँ, तो ये है 5% प्लस एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% which was given after supply, which was given when? आफ्टर सप्लाई। तो ये कब किया? आफ्टर सप्लाई। तो जी सोल्ड गुड्स नॉर्मल कैश डिस्काउंट, ये नोन था, ये नोन था, तो ये माइनस होगा क्या? हाँ, ये माइनस होगा क्या 5%? नहीं। इस केस में टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी आपकी? 1 लाख लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट विच इज नोन शुड बी डिडक्टेड, सो 5%, तो 5% मतलब 5000। मैम ये दूसरा डिस्काउंट आप दे रहे हो, देना है तो दे दो, हम टैक्सेबल वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे। अब तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? 95,000। अब तुम्हारी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? 95,000। समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का समझ में आ रहा है? यस, प्लीज एवरीबडी लेट मी नो हियर। तो ये क्या हो गया? ये एग्जाम्पल है, आपने लिखा क्या ये एग्जाम्पल? तो ये जो 5% वाला डिस्काउंट है गिवन आफ्टरवर्ड्स, क्या ये डिडक्ट होगा क्या? आंसर इज नहीं, ये डिडक्ट नहीं होगा। डिस्काउंट दैट इज नोन डिडक्ट होगा, डिस्काउंट दैट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या रे? हाँ, सब मोबाइल की गैलरी में रह जाएगा, फटाफट नोट कर लो। नहीं नोट किया? मैं कब से रुकी हूँ, नोट करूं। हाँ ठीक है, देख लो सही है क्या? ये लाइव स्ट्रीमिंग वाले प्रॉब्लम है क्या तुमको कुछ? डन है क्या? तो चलो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहां से स्टार्ट करेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या क्या ऐड करेंगे बोलो? अदर टैक्सेस,
जीएसटी टैक्स नो, टीसीएस नो, केरला फ्लड सेस नो, एंड उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस लाइक पैकिंग कमीशन, वेमेंट, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन कमीशन, डिजाइनिंग, ये ऐड होगा क्या? हाँ ऐड होगा। फ्रेट कब ऐड होगा? इफ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर, बट इफ इट इज हाँ सप्लायर, बट इफ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेसिपिएंट तब ऐड नहीं होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ऐड होगा। एनीथिंग दैट यू डू बिफोर द सप्लाई, इट इज डन बाय द सप्लायर एंड इट इज इन रिलेशन टू द सप्लायर, ये ऐड होना चाहिए। उसके बाद इफ समटाइम्स आई गेट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी, somebody else gets the payment, क्या ये भी ऐड होना चाहिए? यस, थर्ड पार्टी को पेमेंट किया तो ऐड होगा। फिर आता है सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड होगा, प्रोवाइडेड इट इज लिंक टू सप्लाई, प्रोवाइडेड इट इज लिंक टू द प्राइस और इट इज लिंक टू सप्लाई। अब डिस्काउंट के 3 प्रकार है, अयो हाँ ये 3 प्रकार है। डिस्काउंट नोन एंड शोन इन द इनवॉइस, डिडक्टेड। डिस्काउंट नोन बट नॉट शोन, नोन था ना तो मिलेगा, इनवॉइस में नहीं दिखा तो कैसे मिलेगा? क्रेडिट नोट, ये भी डिडक्ट होगा, प्रोवाइडेड सामने वाले ने उतना आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। बराबर है क्या? मैम नॉट नोन में भी तो क्रेडिट नोट दे सकता हूं, हाँ दे सकता है, बट अभी क्रेडिट नोट पे जीएसटी का एडजस्ट नहीं होगा। अब पता है क्या? यस, नॉट नोन था, ये वाला लेस करना ही अलाउड नहीं। अब पता है क्या? तुमने 1 लाख का बिलिंग किया, सुनो ना, कितना बिलिंग किया? 1 लाख का। अब मैंने आईजीएसटी लगाया था कितना? ये इनवॉइस ऑलरेडी रेज हो चुका है, कितने का इनवॉइस बना? अब 18% आईजीएसटी मतलब 18,000, तो आपका इनवॉइस ऑलरेडी कितने का बना? 1,18,000। अब बाद में बहुत थोड़ा सा हमारी बात हुई और तुमने बोला क्या यार कुछ तो डिस्काउंट दे दो, आजू बाजू वाले दे रहे, ये सप्लाई के बाद हुआ। सो यू गॉट 10% डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई, आफ्टर सप्लाई, ये पहले नोन नहीं था। अब सप्लाई का इंपैक्ट देने के लिए फिर से मुझे क्रेडिट नोट ही रेस करना है, बट क्रेडिट नोट आएगा 10,000 का, मैं बोलूंगी जीएसटी ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने डिस्काउंट नहीं दिया जीएसटी में। क्यों? उन्होंने बोला ऐसे डिस्काउंट विच आर नॉट नोन शुड नॉट बी डिडक्टेड, तुम डिडक्ट ही नहीं कर सकते, तो मैं जीएसटी के अमाउंट को हाथ नहीं लगा सकती। मैंने बोला भाई तूने जितना जीएसटी दिया वो गवर्नमेंट को दे दिया, उन्होंने डिस्काउंट देने से मना किया। क्यों? दिस डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब बिलिंग होगा ये ऐसा। अब इफेक्टिव क्या हुआ? इफेक्टिव आपकी गुड्स की वैल्यू दिखेगी 90, बट फिर भी जीएसटी दिखेगा 18 एंड दैट विल बी टोटल 1,08,000। यहां 18 का 18 ही रहेगा क्योंकि सच डिस्काउंट्स आर नॉट टू बी डिडक्टेड। तो मतलब ये जीएसटी 18,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? जीएसटी 18,000 गॉट कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख और मैंने डिस्काउंट लेस नहीं किया, डिस्काउंट लेस नहीं किया। क्यों? सच डिस्काउंट आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 1 लाख और 1 लाख पे 18% आ गया 18,000। नहीं कि सप्लाई, दे हैव जस्ट सेड द लॉजिक इज अगर आपको नोन था ये ऑलरेडी है तो आप लेस करो। कभी कभी फिर आप जीएसटी लेस करने के लिए बाद में देते हो। बहुत बार क्या होता है ईयर एंड में आपको इंसेंटिव दिया जाते हैं, बहुत बार कि पूरा साल हो गया परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, देन दे से यार दिस इंसेंटिव एंड ऑल विल नॉट कीप ऑन एडजस्टिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्रेडिट नोट फिर आप रिवर्स करो, फिर आईटीसी, वी डोंट वांट टू गिव इट। हाँ डिस्काउंट्स ऑन नॉन सप्लाई के टाइम आप दे रहे हो एक दूसरे को दे दो, ये एडिशनल बाद में आप जो कर रहे हो विल नॉट एडजस्ट इट। इट्स डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, एडजस्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे वाले डिस्काउंट हम लेस नहीं करेंगे। ये जनरल दिए जा रहे हैं, ये जनरली लिंक टू सप्लाई भी नहीं होते, ऐसे ही दिए कि इंसेंटिव परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे मिले जाते हैं, ये सप्लाई से लिंक नहीं होते। समझा क्या? समझा क्या? देखो आईटीसी रिवर्स का पॉइंट नहीं समझा। आईटीसी रिवर्स का पॉइंट मानसी मैं तेरे को समझाती हूँ, पे अटेंशन। If you're all my fast track students, I'm anyways going to do this tomorrow. If something you feel it's not, कल फिर से बहुत डिटेल में होगा। This is a quick revision on YouTube, so you don't worry. आपके लिए कल फिर से लेक्चर ऐप पे होने ही वाला है, तो आप चिंता मत करो, जहां पे हम टीओएस वीओएस के क्वेश्चंस करेंगे। अब सुनना यहाँ पे मानसी आईटीसी रिवर्सल का पॉइंट बताती हूँ। यहाँ देख एक्चुअली मेरा बिल आया, ये सामने वाले ने सेल किया, ये मेरा परचेज है, तो मैं कितने का आईटीसी ले ली? 18 का।
I took ITC of 18. Ideally, I should get ITC of how much? 16,200. Why? Because you're getting discount. You got a bill of 1 lakh. That is why you took ITC of 18,000. But that is not a correct bill ना. We are going to give you discount. तो discount देंगे, value कम होगा तो GST भी कम होगा कि नहीं? तो ideally you should have taken a ITC of 16,200. तो तुमने ज्यादा ले लिया. उस ज्यादा को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. उस ज्यादा को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स. Mansi, give me a thumbs up. कौन सा वाला? हाँ, नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई में एक और चीज होती है, पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए तो बोला नहीं है, जनरली ये सप्लाई से रिलेटेड नहीं होता. तुमने साल भर में बहुत अच्छा काम किया, चलो इसको 1 लाख का परफॉर्मेंस बोनस दे देते हैं, इस टाइप का इंसेंटिव आ गया तो तुमको क्रेडिट नोट आ गई, तो वो लेस नहीं करेंगे. YouTube students, any queries? Okay, ma'am, understood. Mansi says, great. अब ये सम क्लैरिफिकेशंस, 2 क्लैरिफिकेशंस, कुछ अमेंडमेंट्स. बेटा अमेंडमेंट्स में बस यूट्यूब पे ज्यादा भी फोकस नहीं करूंगी, आपके साथ बाद में होगा. अमेंडमेंट्स क्योंकि मैंने जीएसटी का अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब पे है, मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगी 1 2 3 4 ये अमेंडमेंट्स है, तो आपको जीएसटी का रिवीजन लेक्चर, अमेंडमेंट लेक्चर देखना है क्योंकि वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने ले लिया है. अब मैं आपको यहां समझाती हूँ, ध्यान से सुन के लेना. अब देखो, ये है पहले नॉन क्लेम बोनस, ये क्लैरिफिकेशन है. आईसीआई को ना ये क्लैरिफिकेशन पे सवाल पूछना बहुत ही पसंद है. अब ये क्या है? नॉन क्लेम बोनस. ये क्या है बेटा? नॉन क्लेम बोनस. अब नॉन क्लेम बोनस में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने, आप समझ के लेना, इंश्योरेंस कंपनी ने कार इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको सर्विस दी, कार इंश्योरेंस की, आपने इंश्योरेंस पे किया, आपने प्रीमियम पे किया 20,000. आइयो, उस 20,000 पे जीएसटी आएगा क्या? हाँ. क्या बेटा उस 20,000 पे जीएसटी आएगा? द आंसर इज यस. ऑन दैट 20,000 देयर विल बी जीएसटी. बराबर है क्या? तो क्या इस 20,000 पे जीएसटी आता है? हाँ. चलो कोई बात नहीं. इट गिव्स अ नो क्लेम बोनस एनसीबी बिकॉज यू डिड नॉट क्लेम एनी मनी. एनसीबी क्या है? नो क्लेम बोनस. क्या हुआ? ईयर 1 में आपने 20, ध्यान से सुनो, ईयर 1 में मैंने 20,000 पे किया. ईयर 1 में मैंने क्या पे किया? 20,000 पे किया. ईयर 1 में मैंने 20,000 पे किया. ईयर 1 में एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने तुमसे कुछ क्लेम किया क्या? नहीं. तो जनरली वो आपको एक डिस्काउंट देते हो एंड दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज नॉन क्लेम बोनस. कि तुमने पैसे क्लेम नहीं किए तो चलो अब तुमको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या तुमको 2,000 का नॉन क्लेम बोनस मिलेगा. इन ईयर 2 आपका जो प्रीमियम है आपको नो क्लेम बोनस मिला, यू गॉट अ एनसीबी ऑफ 2,000. कितना नॉन क्लेम बोनस मिला? 2,000. आपको नॉन क्लेम बोनस कितना मिला? 2,000 का. ईयर 2 आपका प्रीमियम हो जाएगा 20,000 माइनस 2,000, तो आप प्रीमियम पे करोगे 18,000. अब सवाल आता है मैं जीएसटी किस पे कैलकुलेट करूं? इट सेज कैलकुलेट जीएसटी ऑन 18,000. दिस एनसीबी शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डिस्काउंट. ट्रीटेड लाइक अ डिस्काउंट. तो ये एनसीबी जो है, शुड आई डिडक्टेड? आंसर इज यस. ट्रीट इट लाइक अ, हम इसको क्या करके ट्रीट करेंगे? डिस्काउंट. हम इसको क्या करके ट्रीट करेंगे? डिस्काउंट की तरह. बराबर है क्या? सो आई विल ट्रीट इट लाइक अ डिस्काउंट. So this 2,000 is like a discount and it can be deducted under 15(3). ऐसा क्लैरिफिकेशन आया कि ये डिस्काउंट डिडक्ट होगा. अब जीएसटी इज पेबल ऑन 18,000. दैट एनसीबी इज अ नॉन क्लेम बोनस जिसको बिल्कुल डिस्काउंट की तरह माना जाएगा. इसको क्या माना जाएगा? डिस्काउंट की तरह माना जाएगा. पॉलिसी होल्डर के हिसाब से पॉलिसी होल्डर इज गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 2,000 and the policy holder is not under contractual obligation for not claiming insurance claim. मतलब ये 2,000 पे आप there will be no GST for policy holder. I'll explain.
पहले आप लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नो जीएसटी फॉर एक्सप्लेन करती हूँ, सुनो। I'll just call Amal for water. फोन ही नहीं लग रहा उसका, ठीक है। चलो सुनो अभी। सो दिस एनसीबी इज नॉट, नो क्लेम बोनस शुड बी ट्रीटेड एज ए डिस्काउंट। ये किसके लिए हो गया डिस्काउंट? इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अब मुद्दा किसका आता है? शेयर होल्डर, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर का 2000 का बेनिफिट मिला, ही सेव दैट 2000, ऑन दैट शुड ही पे जीएसटी? आंसर इज नो। कोई सेविंग ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं नहीं, मैं जानबूझ के ना मैं ईयर 1 में एक्सीडेंट नहीं करूंगा तब मुझे 2000 का तुम बोनस देना, ऐसा नहीं है। तो फॉर पॉलिसी होल्डर दिस 2000 इज नॉट अ सप्लाई। ये कोई पैसे नहीं आए। कहीं पे भी पैसे आए और बेनिफिट आए तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? नहीं। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से समझना आसान है, ये शेयर पॉलिसी होल्डर के नाम एंगल से हमको समझ भी नहीं रहा है। और समझ भी नहीं रहा है तो जाने दो, वैसे भी वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगना है। कुछ कुछ चीजें ना ये अननेसेसरली फालतू के क्लैरिफिकेशन देते और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब ये देने की जरूरत नहीं है। वो 2000 जो है बाबा इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट ट्रीट कर रही है ना, तो बस ना हमने वहां जीएसटी 20 पे लगाना है या 18 पे? 18 पे। तो ये क्या है? ये पॉलिसी होल्डर के लिए हमने बोला यार इसको ये मत ट्रीट करना, सप्लाई मत ट्रीट करना। ही इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सीडेंट होने से, ये बच रहा है सो दैट उसको 2000 मिले। यार उसको तुम्हारे 2000 में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपना एक्सीडेंट करवाना ही नहीं है। पहली बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये हो गया एक। अब दूसरा इधर देखना, ये क्लैरिफिकेशन। कमीशन पेड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट रूपे डेबिट कार्ड्स, ओके, रूपे एंड भीम यूपीआई। ये किसका पेमेंट है? ये गवर्नमेंट के पेमेंट मोड्स है। ये किसके पेमेंट मोड्स है? गवर्नमेंट के। इनफैक्ट इनकम टैक्स भी ना मैं क्रेडिट कार्ड से क्लाइंट को पे करना था, हम ट्राई कर रहे थे। तो अगर रूपे कार्ड होता है ना तो इनकम टैक्स पे होता है, एडवांस टैक्स। अगर वो रूपे कार्ड नहीं है तो पे नहीं होता एडवांस टैक्स भी क्रेडिट कार्ड से। वो क्रेडिट कार्ड तो जनरली हम नहीं यूज ये करते हैं। डेबिट तो ठीक है, डेबिट तो पैसे मेरे बैंक में ही है, बट वी वर ट्राइंग फ्रॉम क्रेडिट। तो क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो रूपे है तो होता है, वरना नहीं हो रहा था। हाँ नहीं होता है, नहीं होता है, वो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट। सो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं अभी, आपके पास कार्ड है। जनरली क्या होता है, पहले जनरली समझो। जनरली शॉपकीपर एंड एक्वायरिंग बैंक होती है। तो मैंने मान के चलो एचडीएफसी बैंक का मशीन रखा है मेरे पास, मेरे शॉप में क्या है, एचडीएफसी का मशीन रखा है। तो आप उस मशीन पे कार्ड को स्वाइप करोगे और शॉपिंग करके चले जाओगे। तो मैंने कार्ड से स्वाइप किया और मैंने 20,000 की शॉपिंग कर दी। तो उस 20,000 की शॉपिंग में से मैंने शॉपिंग कितने की करी, 20,000 की। अब 20,000 की शॉपिंग में से आपको मैंने डिस्काउंट दे के, नहीं, आपके 20,000 में से ये जो बैंक है, बैंक एचडीएफसी, वो प्रॉफिट करने के लिए बैठी है, ऐसे ही नहीं बैठी है। उस 20,000 में से मान के चलो 500 कट करके आपको, या 200 रुपया कट करेंगे, तो 20,000 में से कितना माइनस करेंगे, कमीशन 200 रुपया। शॉपकीपर को कितना मिलेगा, शॉपकीपर विल गेट 19,800। तो दिस इज ओके, बराबर है क्या? अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है गवर्नमेंट पे करेगी। अब यहां पे क्या होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अक्वायरिंग बैंक जो है डायरेक्टली शॉपकीपर को देगी 20,000, कुछ कट नहीं करेगा। फिर ये 200 रुपए इस एचडीएफसी बैंक को कौन देगा, गवर्नमेंट देगी कि तुम, हाँ क्यों, क्योंकि कौन सा पेमेंट यूज हुआ, भीम यूपीआई। भीम यूपीआई तो गवर्नमेंट है कमीशन देने के लिए। तो शॉपकीपर क्या प्रिफर करेगा, लोगों को बोलेगा कि तुम भीम यूपीआई या रुपे कार्ड यूज कर रहे हो तो बेस्ट है, मैं कुछ डिस्काउंट दे दूंगा तुमको 100 रुपया, ऐसा कुछ तो बोलेगा। क्यों वो प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उधर उसको चार्जेस उसको नहीं बेयर करने। चार्जेस किसको, ऊपर जनरली आप अदर कार्ड यूज करोगे तो शॉपकीपर को 20,000 की शॉपिंग पे 19,800 मिल रहा है। लेकिन अगर वो ये जो शॉपिंग है रुपे या भीम पे यूपीआई से हो रहा है तो शॉपकीपर को चार्जेस ही बेयर नहीं करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट विल पे टू एचडीएफसी बैंक।
अब इस 200 या 200 का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इट शुड बी ट्रीटेड एज सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. तो इस 200 पे देयर विल बी नो जीएसटी. इस 200 को उन्होंने बोला है ट्रीटेड लाइक अ सब्सिडी. तो व्हाट शुड यू ट्रीट इट, यू शुड ट्रीट इट लाइक अ. आप 200 पे क्या ट्रीट करोगे, यू विल ट्रीट इट लाइक अ सब्सिडी. बराबर है क्या? ये क्लैरिफिकेशंस है. अब एक अमेंडमेंट्स आपको ग्लांस कराती हूँ. ठीक है, अमेंडमेंट्स मेरे रेगुलर बैच के बच्चे जो है रिवीजन आप कर रहे हो, तो अमेंडमेंट का लेक्चर हो चुका है. मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ कि यही अमेंडमेंट्स मैंने करवा दिए. ठीक है, किधर है किधर है किधर है. वैल्यू ऑफ सप्लाई में हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई में उन्होंने एक ऐड किया है ऑनलाइन गेमिंग का. एक्चुअली दे शुडंट हैव डन दिस. सो वैल्यू ऑफ गेमिंग के लिए उन्होंने ये ऐड किया है ऑनलाइन गेमिंग. और ऑनलाइन गेमिंग के लिए उन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ऑनलाइन गेमिंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड और पेएबल और डिपॉजिटेड विद सप्लायर बाय वे ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. तो आपने जितने पैसे दिए हैं सप्लायर को वो खेलने के लिए या ऑनलाइन गेमिंग के लिए, सो वॉट एवर इज डिपॉजिटेड विथ मनी और मनी इज वर्थ विल बी ट्रीटेड एज द कंसिडरेशन. नाउ आई जस्ट डू अ क्विक रिकैप. आपके लिए तो मैं अलग से लेने वाली हूँ. तो ये ऑलरेडी इनफैक्ट आई विल जस्ट मेंशन दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या अमेंडमेंट्स आपको देखनी है. ऑनलाइन ये लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुका है. तो ऑनलाइन मनी गेमिंग का एक पार्ट है. देन देर इज एक्शनेबल क्लेम के लिए टाइम TOS बोला गया है, वो ठीक है. देन देर इज वन मोर पार्ट विच टॉक्स अबाउट जनरल गारंटी. डायरेक्टर इज एक्टिंग एज अ गारंटर, डायरेक्टर इज एक्टिंग एज अ गारंटर फॉर अ कंपनी. तो उसके लिए क्या वैल्यू पे जीएसटी लगेगा. और ऐसे ही अगर गारंटर होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में है तो क्या वैल्यू पे जीएसटी लगेगा. तो ये जो है ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई के पार्ट में अमेंडमेंट लेक्चर में कवर हो चुका है. सो यू गाइज हैव टू वॉच दैट अमेंडमेंट लेक्चर. तो आपको क्या देखना है उसका बेटा, आपको क्या देखना है, अमेंडमेंट लेक्चर देखना है. बराबर है क्या. तो बाकी के मेरे जो स्टूडेंट्स है अदर देन फास्ट ट्रैक, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट. क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो गया क्या हमारा. अच्छा एक मिनट, एक और चीज है, एक मिनट. डिस्काउंट्स की एक और नाम है, रुको, वो भी लेक्चर में लेना जरूरी है. फिर मैं, हाँ ब्रेन मैपिंग में है ना वो. अच्छा मेरे पास होगा, एक मिनट, वील नोट दिस डाउन ऑल्सो. ये है आपके पास सर्कुलर से, ये है आपके पास लिखा हुआ, ये हाँ. तो लेट्स डू दिस. ये सर्कुलर है, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी वो अमेंडमेंट्स मेरे खास इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अमेंडमेंट जनरली वो फाइनल के जो टॉपिक्स है ना वैल्यूएशन, उस पे अमेंडमेंट हुआ है. बट वो ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर में कवर्ड है. ये नोट करो तो मैं बताती हूँ. मानसी बोल रही है मैम TOS भी करवा दो यूट्यूब पे. ठीक है मैं देखती हूँ. TOS में वैसे अमेंडमेंट नहीं है मेरा. लास्ट इसका कोई लेक्चर है क्या यूट्यूब पे, देखना पड़ेगा. मानसी आई चेक. ठीक है अब रेडी है क्या तुम. चलो सुनो, स्टैगर्ड डिस्काउंट, कभी कभी ये टर्म्स यूज किए गए. स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब आपको पता है क्या,
5,000 की शॉपिंग करोगे तो 10% ऑफ, 10,000 के ऊपर 15% ऑफ, ऐसे स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो ये ऑलरेडी नोन एंड शोन होते हैं। आप मॉल में जाते हो ना, आपको कभी कभी बोलते हैं आप 500 की और एक चीज खरीदो, तो आप हायर स्लैब में चले जाओगे, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड डिस्काउंट। तो दिस डिस्काउंट इज ऑलरेडी नोन एंड शोन। ये डिस्काउंट क्या होता है बेटा? इट इज नोन एंड शोन। सो इफ इट इज नोन एंड शोन इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टीवी। तो इट इज नोन एंड शोन देन इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टीवी, मतलब टैक्सेबल वैल्यू। तो एग्जाम्पल, अगर 5,000 परचेज किया तो 20%, 10,000 परचेज किया तो 30%। तो ऐसे डिस्काउंट लेस करना अलाउड है। फिर आते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। दे आर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। वॉल्यूम की, जैसे आज मैंने वही एग्जांपल दिया, 1,000 रुपए का, 1,000 क्वांटिटी ऑफ प्रेशर कुकर खरीदो, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको कितना है? 1,000 क्वांटिटी प्रेशर कुकर खरीदो। कितना प्रेशर कुकर खरीदो? 1,000। तो हम आपको क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। सो इज द डिस्काउंट नोन? यस इट इज नोन। इज दिस डिस्काउंट नोन? यस इट इज नोन। कैन आई डिडक्ट इट? यस आई कैन डिडक्ट इट। अब सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट ये वर्ड कहां यूज किया जाता है? नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसे डिस्काउंट जो नोन नहीं होते तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्काउंट। तो सेकेंडरी डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो इसको हमें क्या करना है? डिडक्ट नहीं करना, बिकॉज दे आर नॉट नोन। एंड एनसीबी इज अ नॉन क्लेम बोनस, इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टीवी। अभी हमने देखा कि एनसीबी के लिए क्लैरिफिकेशन आ गया कि यू कैन ट्रीट इट लाइक अ डिस्काउंट एंड इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टीवी से। बराबर है? तो ये क्लैरिफिकेशंस हो गए। तो अब मेरा सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर हो गया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डन along with amendments. Amendments are covered in the amendment lecture, so go through that part. Is that clear? So anybody having any doubt? Right? अगले जो भी amendments और revisions होंगे, I will keep updating you so that you know what it is, the schedule. ठीक है? Yes. So thank you to all the. कौन सा चार्ट चाहिए तुझमें? ये वाला? कौन सा वाला? डिस्काउंट के चार्ट में से क्या? यही? ये नहीं है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, यू कैन नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। डन है ना? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, एनी डाउट यू ऑल हैव? हाँ हाँ हाँ, आगे आनंद सर भी आए क्या? हाँ, आ रही हूँ। स्वप्निल इज कम? हाँ ठीक है, आते हैं। 2 मिनट, 2 मिनट्स, आई कम। आईटी का अमेंडमेंट लेक्चर का सेकंड पार्ट कब होगा? आईटी के अमेंडमेंट का सेकंड पार्ट इज टीडीएस टीसीएस ओनली, सो आई विल डू इट विद टीडीएस टीसीएस रिविजन्स के साथ। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का चार्ट शो करूं क्या? ओके, ये हो गया। ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का चार्ट है। क्या हुआ? हाँ, क्या नहीं मिला है? Yes, you can just take a screenshot, note down whatever you want to know. So guys, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। कल फास्ट ट्रैक वालों से मैं ऐप पे मिलूंगी और बाकी के लोगों से मैं जल्द ही मिलूंगी। ओके? यस, ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं स्ट्रीमिंग तो बंद करती हूँ।